फ्लिपकार्ट का। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट लकीली पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। तो आज का सेशन कहां पर क्लोज होगा उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी, निफ्टी 17,000 के पार फिर निकला। IT और कैपिटल गुड्स शेयरों ने दिया सहारा। निफ्टी बैंक में भी करीब 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त, मिड कैप स्टॉक्स में ½ % तक का उछाल। एक बात पे मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन मन ऊब जाए उसी दिन निकल जाने का है। 1 मिनट भी इस काम में नहीं रहना अगर पूरी तरह से दिल से नहीं करने का। TCS से इस्तीफे के बाद राजेश गोपीनाथन डायरेक्ट दिल से बोले, कहा बड़े फैसले लेने से नहीं कतराना चाहिए। नए CEO के कीर्तिनिवासन बोले, कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की होगी कोशिश। शेयर बिल्कुल फ्लैट। स्टील शेयरों में आज दिख रहा है फिर जबरदस्त एक्शन। जिंदल स्टील 3% चढ़ा तो टाटा स्टील, सेल, वेदांता में भी करीब 1% की बढ़त। PLI स्कीम के तहत आज 27 कंपनियों के साथ स्टील मंत्रालय ने किया करार। भारत 22 ETF में आज से होने वाले बदलाव से पहले ITC करीब 3% नीचे। ETF में कंपनी का वेटेज 1% से ज्यादा घटेगा। करीब 6.5 करोड़ शेयरों की होगी बिकवाली। एक्सिस बैंक, L&T, SBI का वेटेज भी घटेगा, लेकिन NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, IOC के बढ़ेंगे वेटेज। मिस्टर वेज फूड में करीब 38% हिस्सा खरीदने से जुबिलेंट इंग्रेविया में बढ़ा निवेशकों का इंटरेस्ट। स्टॉक आज करीब 5% तेजी में। HAL और भारत फौज में आज जोरदार तेजी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 70,500 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को दी मंजूरी। HAL से करीब 32,000 करोड़ रुपए के साथ UH मरीन चॉपर्स लेने का सौदा भी डील में शामिल। तो ये है फिलहाल अब तक की बड़ी हेडलाइंस। मैं इनफैक्ट सोच रही थी, मिस्टर वेज फूड्स है क्या वीरू? कुछ खाया है वहां से कभी? नहीं, मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन आई थिंक प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से। हर्षदा, प्लांट बेस्ड मीट वीरू, प्लांट बेस्ड मीट। हाँ, मेरे को वैसे लगा कि मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मुझे लग तो वैसे सब कुछ उसमें पनीर ही रहा था उस फुटेज में, लेकिन प्लांट बेस्ड मीट बनाते हैं। अगर आप कटहल खिलाते हैं मटन की के भेस में। मुझे मालूम है, लखनऊ मेरे बहुत अच्छे जानकार कुछ दोस्त हैं ना जो नहीं खा पाते नॉन वेज, तो वो कटहल की बिरयानी लखनऊ और कानपुर की बहुत मशहूर है। हर्षदा, खैर आपने ये बात शुरू में ही कहा, मोड़ दी 2 बजे खाने के वक्त। हर्षदा, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये। वो हेडलाइन में था, मेरी सुई वहीं पर अटक गई। हेडलाइन पढ़ने के बाद ही। बट आई थिंक बाइट ऑफ द डे, बाइट ऑफ द डे हर्षदा थी मिस्टर गोपीनाथन की। आज जो आपने इंटरव्यू किया था और जो आपने प्रश्न पूछा था ना, उसका जवाब सुन के वाकई मैं करीब 9, सवा 9 बजे वो जवाब सुना। और इनफैक्ट अनुज में जब बात कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि भाई जब 51 की उम्र में आपने सब कुछ अचीव कर लिया हो तो फिर अलविदा कहने में क्या परेशानी। क्या बात कही ना उन्होंने कि स्टे आउट व्हेन इन डाउट। जब जिस दिन भी लगेगा कि नहीं बॉस ऊब गया, उस दिन कह दूंगा ना अब नहीं। हाँ, बहुत अच्छा करा। आज बाइट ऑफ द डे वो थी एक्चुअली वीरू। और मुझे भी लगा कि कि अब कोई ऐसे बड़ा क्या कारण हो सकता है। वो कारण उनका वही था कि अब इतना मन नहीं लग रहा है। और मन से ज्यादा उनको लगा जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं और कंपनी के फ्यूचर की कम, तो शायद एक सिग्नल है कि भाई साहब यहाँ से आगे बढ़े,
कुछ और करेंगे। अब देखना यही इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या करेंगे। एंड उससे ज्यादा ऑफ कोर्स अगर आप टीसीएस के निवेशक हैं जो नए पदभार संभालने के लिए के कीर्तिवासन सामने निकल कर आए हैं, वो नया चेहरा एमडी एंड सीईओ के पद का, वो क्या कमाल कर पाएंगे। इनफैक्ट इस पर आगे डिटेल में काफी सारा डेटा हमने निकाला है कि किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया गोपीनाथन के रेजिम में, और अब यहां से आगे क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उस पर आएंगे। फिलहाल देखिए टीसीएस सुबह की दबाव से उभर कर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, लेकिन निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक जहां पर हमने देखा है आज का सेशन आप कह सकते हैं एक प्लेजेंट सेशन है। भले ही हम उस 100 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहे हैं, 1745 नीचे की तरफ, ऊपर में 17145, उसके बीचों बीच है, फ्लैट है इंडेक्स लेकिन पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक भी 39,200 के आसपास, और मिड कैप काउंटर्स में हमने देखा इंटरेस्ट लौटता हुआ, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो नियरली लगभग 2:1 के करीब आ रही है। मेरे तो आज का क्लोज इस ऐसे हफ्ते में जहां पर बड़ी नेगेटिव हेडलाइन ज्यादा देखने को मिली थी, 2 दफा हम 17,000 के नीचे टिके हैं। ये जो पोजीशनिंग मार्केट की है 17,000 से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर टिकना क्या संकेत दे रहा है? देखिए भाषा, इट्स ऑल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय निफ्टी आईटी। देखिए आज मेरी क्लियर कट अप्रोच थी हर्षद। देखिए नो डाउट कल भी क्लोजिंग बेसिस पे भी निफ्टी बैंक ज्यादा कमजोर था। एक एक करके आते हैं इंडेक्सेस पे। आज पहले मैं निफ्टी बैंक को छेड़ना चाहूंगा क्योंकि निफ्टी बैंक में ज्यादा अच्छा ट्रेड मिला। निफ्टी बैंक आज देखिए सब्सटेंशियल गैप अप था, ठीक है ना। प्रश्न ये था कि चेज करें ना करें, और मैं आई थिंक हमेशा लेवल्स पे रिएक्ट करता हूं। कोई अगर आप देखें तो यहां पर भविष्यवाणी नहीं कि ये होगा तो ये होगा, मैं सिर्फ लेवल्स पे रिएक्ट करता हूं। 2 पॉइंट थे कल का इंट्राडे हाई और 39,537। अगर ये जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं इस गैप अप के बाद, तो शॉर्ट करिए। और सुबह क्लियरली कमेंट्री लेके आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। और मैंने कहा था कि शॉर्ट करिएगा जैसे ही कोलैप्स हो 380 कोलैप्स हुआ, और उस कोलैप्स के बाद मैंने कहा था कि प्लीज बेस 1 पे अपने शॉर्ट ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी जरूर कैश में कन्वर्ट कीजिएगा। क्या लेवल था पहला रेजिस्टेंस? 39377। ये हैशटैग कल का लगभग 3 बजे का हाई है। जैसे ही कोलैप्स हो शॉर्ट करिएगा और प्रॉफिट बुक करना है बेस 1 पे। बेस 1 लेके आइए। क्या था बेस 1? 38,935। जाइए और निफ्टी बैंक का आज का लो देखिए, वो है 38,926। डॉट वही है। तो बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से शॉर्ट ट्रेड अच्छा दिया। बहरहाल अब निफ्टी बैंक है करीब 32,200 की ट्रैजेक्टरी में। आइए अब क्या कर सकते हैं, कोई ट्रेड करें या ना करें, पहले इसको जज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रिंग ऑल दो स्टैट्स, आई मीन ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। निफ्टी क्या कर रहा है, मतलब निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं निफ्टी बैंक के। मैं आपकी स्क्रीन पे 3 कॉल्स और 3 पुट्स रखूंगा इस जोन की। 39,000 पे 39,000 पे एक नहीं, निफ्टी बैंक डायरेक्टर साहब, क्योंकि निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं आज। 39,000 पे 39,000 पे एक फाइट सी है, एक टसल है, कल भी थी। कल अगर आप आउटस्टैंडिंग ओआई क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो कल टसल वहां भी थी, और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें तो अभी भी अगर आप देखें वहां पे फाइट है। डायरेक्टर साहब है तो दिखा दीजिए। यस, 39,000 पे 26 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई, और करीब समझ लीजिए 26 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग तो नहीं है, बट कॉल्स में राइटिंग है। 39,000 पे 39,200 पे 9 लाख, और 39,500 जो कि आज का इंट्राडे हाई है, वहां तो आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया करीब हर्षता 35 लाख का। तो मैं इन स्टैट्स के बीच में हर्षता शायद थोड़ा सा आई थिंक अवॉइड करूंगा निफ्टी बैंक को लॉन्ग करने में, क्योंकि मेरे को यहां पे अभी कोई एक्यूट स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बात है निफ्टी की। मैं इस वक्त निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, निफ्टी लेके आइए। आज निफ्टी पे तर्क मेरा ये था, स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के बाद हमें जज करना है कि 17,056 वॉलेट होता है नहीं होता है, और जैसे ही 17,056 वॉलेट हो, गो शॉर्ट, अच्छा स्विंग मिलेगा आपको, और स्विंग मिला भी। इंट्राडे लो निफ्टी का था करीब 16,958। एक शॉर्ट ट्रेड बहुत अच्छा मिला। बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक की तुलना में आज निफ्टी के पास एक एडवांटेज है, एंड दैट्स निफ्टी आईटी। और मैं फिर कहूंगा कि मैं इस वक्त हर्षता अगर कोई एक ट्रेड ओपन करना चाहूंगा तो वो है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 17,100 की एट द मनी कॉल। जस्ट निफ्टी आईटी की इस प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हुए, और इस बात को देखते हुए कि नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस में और निफ्टी आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस में जो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है,
वो कुछ देर में उड़ जाएगा। इस बात को देखते हुए 132 रुपये पे हर्षदा ये कॉल लेंगे, सिर्फ निफ्टी की स्ट्रेंथ पे बैट करेंगे और निफ्टी आईटी की स्ट्रेंथ पे बैट करेंगे। एक बार जरा आज के स्टैट्स देखते हैं, जरा प्लीज लेके आइएगा निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। निफ्टी ने आज क्या नहीं किया, निफ्टी की आज बॉडी यानी ओपन और जो अब तक का अगर आप देखें जहां हम ट्रेवल कर रहे हैं, पूरी बॉडी कल के हायर शेडो के ऊपर है। दैट्स गुड। आज 17,000 पे 36 लाख पुट बिकी, 17,100 पे है, आउटस्टैंडिंग वाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लुक एट द आउटस्टैंडिंग वाई एट 17,000, 92 लाख। तो हर्षदा, मेरा मानना ये है कि एक सेशन के लिए रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, 17,100 की वो कॉल पकड़ते हैं लिस्ट रिस्क पे मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर ट्रेड करने जाऊंगा तो मेरा 100 रुपये का स्टॉप लॉस कभी भी आ सकता है। तो बेटर है इस ऑप्शन ट्रेड पे 17,100 की कॉल पे फोकस करेंगे। टाइम वैल्यू मेरे पास अभी काफ़ी है। हर्षदा, ओवर टू यू। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान क्लियरली इंडेक्स वाला। देखते हैं यहाँ पर आखिरी 1.5 घंटे में किस तरह की स्थिति उभर कर आती है। फिलहाल तो हम स्थिर हैं और पॉजिटिव हैं। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर में अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, लेकिन आपको ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखा देते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के दिन देखने को मिला है। टोन मार्केट का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव काउंटर्स, तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर पहले आना शुरू होंगे। और यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है। HCL टेक 4% ऊपर, इन्फोसिस में 2.25% की तेजी, LTI माइंडट्री वहां पर 4.25% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ। आदित्य बिरला कैपिटल दूसरा ट्रेड है जहां पर 3% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। तो ये आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स तेजी की तरफ। हालांकि मुनाफा वसूली दिख रही है आयशा मोटर्स में थोड़ी सी, ITC में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कुछ इंडाइसेस में रीबैलेंसिंग होता दिखाई देगा, उसका भी एक इम्पैक्ट है, उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी एंटरटेनमेंट कल सेकंड हाफ में तेजी में था, इस उम्मीद में कि इंडसइंड बैंक के साथ शायद वो दरअसल सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने कहा सेटलमेंट करना चाहते हैं, कुछ रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब पुख्ता नहीं किया है उन्होंने। और PFC में आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ये फिलहाल आज के वो बड़े मूव्स दिख रहे हैं, लेकिन क्लियरली जैसे वीरू कह रहे थे, निफ्टी IT ही है स्टार परफॉर्मर। TCS अब 1% ऊपर आता हुआ डे लो से रिकवरी दिखा रहा है। निफ्टी IT दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, जहां पर हमने देखा है जो रुझान है वो अच्छी मजबूती का 538 पॉइंट की बढ़त पर ट्रेड। तो शायद इधर कुछ और आइडियाज निकल कर आएंगे, इस पर आगे डिटेल में भी बात करेंगे कि IT काउंटर्स में यहाँ से अब आगे की पोजीशनिंग क्या होगी, कैसे आपने ट्रेड करना है, और स्पेशली TCS में जो चेंज ऑफ गार्ड है उससे क्या संकेत लेंगे। तो इस पर डिटेल में आगे हमारे साथ ओमकार तंगसाले भी जुड़ने वाले हैं, और ऑफ कोर्स TCS का पिछले 6 सालों में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। इसके अलावा हमारे दूसरे जानकार तो तैयार हैं ही, राजेश अग्रवाल से बात करेंगे फंडामेंटल्स पर, फिर ऑफ कोर्स प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, राजेश सातपुते, ये सब आपको बताएंगे तकनीकी तौर पर भारतीय बाजारों में क्या ट्रेड लिया जा सकता है। आगे हम लेकर आएंगे एक खास चर्चा क्या चल रहा है में, जो बड़े बदलाव होने वाले हैं दरअसल इंडेक्स में, और ITC उस लिहाज से कितने प्रेशर में आ रहा है और क्यों आ रहा है उस पर बातचीत होगी डिटेल में। 4 का चौका के लिए तैयार रहिएगा, मानस जायसवाल आज सस्ता ऑप्शन देंगे। फिर हम बात करेंगे प्रदीप होचंदानी से, चार्ट का चमत्कार भी कविता जैन देंगी, FNO सुपरस्टार प्रदीप होचंदानी से लेंगे, और मिड कैप फंडा लेकर आएंगे राजेश अग्रवाल। आज हेमांग जानी से भी रूबरू होंगे हम मार्केट के ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर। तो खूब सारा एक्शन आज के इस आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। वीरू, फिलहाल इंडेक्स पॉजिटिव लेकिन क्लियरली तेजी में। जी हाँ, और आई थिंक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है निफ्टी IT। एक बार निफ्टी IT का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए, और जो आज चर्चा का विषय सबसे बड़ा स्टॉक है दैट्स TCS, वहीं से शुरू करते हैं चर्चा। देखिए, अभी कुछ देर में हम TCS का प्रीवियस, अगर आप देखें CEO साहब का जो प्रीवियस टेन्योर था उसमें क्या किया TCS ने वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से, उसको जज करेंगे। लेकिन पहले एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए TCS का। इट्स ए टिपिकल कैंडल रिवर्सल इन इंट्राडे। हालांकि सारी प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर रहा है, बट शायद पूरी कर दे। मानस, पहले तो आपका ट्रेड, दूसरा TCS की इस कैंडल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप TCS को अब यहाँ से? ऑप्शंस डेटा आपने रीड किया होगा, आपका डिक TCS पर। तो देखिए, पहले अगर हम ट्रेड की बात कर लें, इस टाइम के ट्रेड की, तो वो नवीन फ्लोरिन है। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी करने की राय है। कंसोलिडेशन था करीब 6-7 सेशन का, लेकिन फाइनली
आज 4200 के ऊपर नवीन फ्लोरिन ने ब्रेकआउट दिया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 4160 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ टारगेट बड़े आते हैं, करीब 4375 तक के टारगेट्स आपको नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने जब टीसीएस की तो देखिए, जब जैसे आपने पहले भी काफी बार मेंशन किया कि आईटी, निफ्टी आईटी और टीसीएस एक जैसे बिहेव करते हैं। आप निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट को देखिए, तो वहां से आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे। बड़ी गिरावट देखने को मिली 31,500 से लेकर 28,500 तक। आज फर्स्ट टाइम हमें रिवर्सल देखने को मिला। इसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कह सकते हैं। हालांकि जो बीच वाला कैंडल है उसका बॉडी थोड़ा बड़ा है। नॉर्मली बॉडी जो मॉर्निंग स्टार होता है उसमें जो बीच वाला कैंडल होता है उसका बॉडी थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बट फिर भी एक क्लियर कट रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। आप ऑसिलेटर्स देख लीजिए, तो वहां पर आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखेंगे। तो एक मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। अब हम टीसीएस की बात करें तो नॉर्मली हम देखते हैं कि दोनों निफ्टी आईटी और टीसीएस एक जैसे बिहेव करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पे टीसीएस एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, वो भी बड़ी गिरावट के बाद बना रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बॉटम बन गया मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए और यहाँ से एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आप एक मीनिंगफुल बाउंड बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। मेरा समझना है कि शायद 3300 या 3325 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे। 3200 का कॉल ऑप्शन 66 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 120 से लेकर 130 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीसीएस पर भी राय आ गई, टेक निफ्टी आईटी पर भी, और ऑफ कोर्स नवीन फ्लोरिन आपके लिए एक ट्रेड का मौका। टीसीएस में 3200 की कॉल में एक तेजी लेने की सलाह मानस की है। काबा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। अगर आज का हाई पार कर लेता है तो जैसे गुड क्रेडिबल बाउंस कह सकते हैं 2-3 दिनों में। स्टॉक जो चुना है मैंने इस वक्त वो है डेल्टा कॉम। तेजी नजर आती है, ट्रेड करे 199 के आसपास। 196 का स्टॉप होना चाहिए बस। टारगेट 205 डेल्टा कॉम। 205 के लिए डेल्टा कॉप में आज काफ़ी दिनों बाद तेज़ी देखने को मिली है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, डेल्टा कॉप में जो तेज़ी आती है वो गाबा साहब एकदम सही टाइम पर पकड़ लेते हैं, जैसे आज इन्होंने मेंशन किया इसको 3% ऊपर। कविता, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। वेल, मेरा ट्रेड गोल्ड फाइनेंस कंपनी में मुझे लग रहा है मूव्स बनते हुए दिखना चाहिए। सो ट्रेड इज नॉट ओनली फॉर टुडे। थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप डिस्कस करूंगी। 113.30 पर मनप्पुरम फाइनेंस अभी बना हुआ है। मुझे लगता है 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से इस पोजीशन को लेना चाहिए। 115.50, 117 के लक्ष्य के लिए, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए वो 111 का मेंटेन करना चाहिए। सो मनप्पुरम फाइनेंस विल बी ट्रेड। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस आपका ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड। मनप्पुरम फाइनेंस करीब 112.65 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। ओके, एट 112.65। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नज़र जो है वो मेरी ट्रेंड पे है, TRENT। अगर आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। जिस तरह से ये खुद को संभाल रहा है इसके 100 DMA के ऊपर, 50 DMA के ऊपर, और जो कंसोलिडेशन है वो एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि क्यों मिलता है कि यहाँ पे ट्रेंड में ब्रेकआउट मिलेगा। एंड डिस्पाइट सच वोलेटिलिटी यहाँ पे स्टेबिलिटी है। वो एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चार्ट पे मुझे लगता है यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। तो इट्स अ बाय इन ट्रेंड। मेरा टारगेट इसका है करीबन 1420 का, 1420 का इसका टारगेट रहेगा। 1350 के ऊपर का बाय है, 1330 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेंड पर एक तेजी का ट्रेड आ रहा है। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून सर, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। ट्रेड के लिहाज से अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एग्री रिलेटेड स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जिस तरीक़ा से फोकस है सरकार का, इतना हायर एलोकेशन हुआ है एग्री क्रेडिट पे, बजट पे, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने UPL को चुना है, जो 138 कंट्रीज़ में कामकाज करती है। पिछले तिमाही में नंबर्स अच्छे आए थे, रेवेन्यू ग्रोथ करीब 11% के आसपास आई थी, रियलाइजेशन ऊपर है। नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कारोबार में अच्छी बढ़त देखी गई, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 12 से 15% तक की रेवेन्यू ग्रोथ और EBITDA ग्रोथ वो आने वाले साल में हो जाएगी। डेट रिडक्शन पे पुरजोर फोकस है, और ऊपर से जिस तरीक़ा से कट दिखा चुका है ये स्टॉक, मुझे लगता है कि अब थोड़े वैल्यूशंस भी कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हैं।
शॉर्ट टर्म के लिए 750 का टारगेट माने जा सकते हैं, बट थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि कोई रखता हो तो 825 के टारगेट के साथ ये खरीदारी करनी चाहिए। ओके, यूपीएल आपका अगर आप देखें केमिकल स्पेस में एक बाय ट्रेड है। जरा एक बार आप इंट्राडे में निफ्टी आईटी लेके आइए। निफ्टी आईटी अब इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है एंड सो इज टीसीएस। मैं आते ही साथ मानस से टीसीएस का प्रश्न इसलिए लिया था क्योंकि टीसीएस स्विंग दिखा रहा था। अब जरा टीसीएस का टिक बाय टिक लेके आइए। 3220 डे हाई पे स्ट्राइक करता हुआ। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी की वो कॉल लेने के पीछे कारण यही था, बस निफ्टी आईटी और कोई नहीं। और निफ्टी आईटी का एक 29,200 का लेवल जब आप कॉल ट्रेड कर रहे हैं मार्क करके रखिएगा। दैट्स ए मेक और ब्रेक लेवल 29,200। डेली पे अगर ये कट गया तो जो मानस कह रहे थे वो बात प्रूव हो जाएगी, याद रखिएगा। थोड़ा रिस्क है इस जोन में, बट डेली पर उस चीज़ का नज़र रखिएगा। आई मीन 29,200 ऑन निफ्टी आईटी शानदार मूव दे सकता है अगर आप देखें। इसके बाद अगर चाहे तो ये इंडेक्स, खैर अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे विषय बदलते हैं, फिर से आते हैं अगर आप देखें आईटी पर और टीसीएस पर। सीईओ राजेश गोपीनाथन के कार्यकाल में एग्जैक्टली अगर आप देखें टीसीएस ने ग्रोथ कैसी करी और इस इस्तीफे से पहले कितना बड़ा एक टीसीएस वेल्थ क्रिएटर रहा है, उसको जज करने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे आंकड़े पेश करेंगे सुमित नंबर क्रंचिंग के लिए। सुमित, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बताइए कैसा रहा ये टेन्योर और इस मतलब 6 साल के कार्यकाल में कैसी रही टीसीएस की तस्वीर? तो राजेश गोपीनाथन साहब ने इस्तीफा दिया है और करीब 5 सालों से कंपनी के साथ बतौर एमडी एंड सीईओ कार्यरत थे और टीसीएस ने एक बड़ी लीडरशिप रोल हासिल किया, एक बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली। गोपीनाथन साहब की लीडरशिप में टीसीएस की आय के अंदर 9.5% की दर से बढ़त देखने को मिली, मुनाफे में 8.5% की दर से बढ़त और मार्केट कैप में करीब 20% की दर से एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ रेवेन्यूज फ्रंट के आंकड़े, मुनाफे के आंकड़ों में रेवेन्यूज जो कि FY18 में 1.25 लाख करोड़ रुपए था, वो 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। मुनाफे फ्रंट पे 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था FY18 में, जो कि 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 31,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। इतना ही नहीं, कंपनी की मार्केट कैप में एक मेगा जंप, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप फरवरी 2017 में होती थी, आज रफली 11.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कंपनी कार्यरत भी है। करीब 15 लाख करोड़ की एक रिकॉर्ड मार्केट कैप टीसीएस ने इन्हीं की लीडरशिप के अंदर हिट भी किया। और इतना ही नहीं, कंपनी ने करीब 4 बायबैक और 1 बोनस का भी ऐलान किया। वो 4 बायबैक आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर फरवरी 2017 में 16,000 करोड़, 2018 में 16,000 करोड़, 2020 में 16,000 करोड़ और करीब 2022 में 18,000 करोड़ का एक मेगा बायबैक कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस भी किया। इन आंकड़ों के अलावा कुछ और आंकड़े, जहां पे कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस, 1250 रुपए का स्टॉक प्राइस जो कि आज 3200 रुपए पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि 150% का जंप कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर इनकी ड्यूरेशन के, इनके कार्यकाल के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। और टीसीएस क्यों है टाटा का ज्वेल, ये भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पे कंपनी के ग्रुप के कुल मुनाफे का 60% अकेला टीसीएस से आता है, ग्रुप की कुल आय का 20% हिस्सा अकेला टीसीएस से, ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 57% हिस्सा सिर्फ टीसीएस से और ग्रुप के कुल कर्मचारियों का करीब 60% हिस्सा भी टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बड़ी कंपनी, बड़े ज्वेल के अंदर एक लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। देखते हैं आने वाले साल कैसे रहते हैं। जी हाँ, तो कमाल के गोपीनाथन, और अब ये कह रहे हैं कंपनी को अलविदा। अब कमान होगी कृतिवासन साहब के साथ में। अब उनकी अगर आप देखें स्ट्रेंथ क्या है, आई मीन जिस पे उनको कैपिटलाइज करना है, साथ ही साथ अगर आप देखें इस कंपनी का पूरा प्रतिनिधित्व उनको करना है और उनके आगे चैलेंजेस क्या होंगे, इसमें कोई राय नहीं है। अगर आप पिछले 10 महीने में सुने तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इस पूरे आईटी स्पेस के आगे खड़े हैं। तो हर्षदा, मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली 3 दशकों से ज़्यादा उनका अगर आप देखें अनुभव है इसी कंपनी के साथ, उनकी स्ट्रेंथ और स्पेशली उनके सामने जो गोल्स होंगे वो क्या क्या है इस वक्त? बीरू, एक्चुअली 3 नहीं, लगभग 4 दशक खत्म हो रहे हैं, क्योंकि 39 साल दरअसल इन्होंने टीसीएस को दिए हैं, टीसीएस के साथ जुड़े हुए हैं। के कीर्तिवासन ये वो चेहरा है जो अब आप कंपनी के साथ सीधे जोड़कर देखेंगे। और जैसे वीरेन भी कह रहे थे कि क्राउन जूल है दरअसल टीसीएस,
टाटा ग्रुप का। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट होगा कि हम समझें कि क्या खासियत है इस न्यू एमडी एंड सीईओ की। तो 34 सालों से दरअसल कंपनी के साथ है। 1989 में दरअसल इन्होंने टीसीएस में एंट्री की थी। आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जो बड़ा इनके हाथ में इस समय पोर्टफोलियो है वो है बीएफएसआई सेगमेंट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है किसी भी भारतीय आईटी कंपनी के लिए इस समय। बीएफएसआई वर्टिकल का जो काफी जो सबसे बड़ी डील्स हैं और इसको जो सफल बनाना है वो इन्हीं के दरअसल कंधों के पर बोझ आया था और उसको बखूबी इन्होंने निभाया है। बीएफएसआई के अलावा डिलीवरी, सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स की लीडरशिप रोल में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन इनकी जो खासियत है, जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो यही है कि दरअसल वो बीएफएसआई सेगमेंट के ग्लोबल हेड है। करीब $11 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और बीएफएसआई से करीब 30% आय पिछले क्वार्टर में जो रिपोर्ट हुआ था वो टीसीएस के लिए आती है। तो एक साइजेबल दरअसल बिजनेस को ये बखूबी हैंडल करते आए हैं। अब साफ बात ये है कि टीसीएस को ये अच्छी तरह से समझते हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, काफी समय से दरअसल कंपनी के साथ है तो समझते हैं बिजनेस कैसे चलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दरअसल अपने कस्टमर्स पर एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बना चुके हैं। इस समय जो बड़ी चुनौती है वो यही है और वो यूरोप और यूएस में जो बैंकों को लेकर संकट बढ़ रहा है उससे आ रही है और वो सवाल उठा रहा है कि क्या बीएफएसआई में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ ग्लोबल मंदी की तो आहट है ही साथ आईटी खर्च में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डीले होती हुई दिखाई दी है, तो वो एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। मार्जिन्स को कैसे बढ़ाया जाए वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत ही छोटे रेंज में दरअसल मार्जिन्स मूव करते हुए दिखाई दिए थे। ये इनफैक्ट वो बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन याद रखें कि आज जो डिटेल में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जब हमने भी सवाल पूछा था कि आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा, तो उन्होंने चैलेंज की जगह कहा कि देखिए मेरे लिए तो यहां से आगे अवसर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि इस स्लो डाउन के बाद किस तरह से रिकवरी आएगी और उस रिकवरी में कितने फिर अपॉर्चुनिटीज होंगी दरअसल ग्रोथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने कहा कि इनका फोकस रहेगा कि अपने कस्टमर रिलेशंस को और भी मजबूत करे, उस पर डबल डाउन करे। कंपनी की खासियत यही रही है कि वो अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉइज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव आने की फिलहाल गुंजाइश नहीं है। बिजनेस जस का तस चलेगा, बस वो हेड्स बदल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर तक दरअसल राजेश गोपीनाथन कंपनी के साथ बने रहेंगे और फिर हम वो पूरा बेटन ऑफ कोर्स कीर्ति के हाथ में आता देखेंगे। इनफैक्ट कीर्ति वासन ने आगे के कार्यकाल को लेकर कितना दरअसल तैयारी की है या फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या बयान दिया वो भी आपको सुनाते हैं। We have a great platform to work on, so our immediate priority is to continue doing that. And most importantly for me, like there are certain parts of business I know quite well. I'll work with Rajesh to understand what's happening in the rest of TCS. That would be my immediate priority, and what are the customer needs and what we should be serving and taking care of. That's the way I look at it, and I'm planning to take it one day at a time as we go along, and definitely I'll shift to Bombay. We'll continue to focus on transforming our customers, bringing technology to the center of their business. So in my short answer, we will not make any change. We will continue to focus on core principles and fine tune as we go along. तो ये आपने सुना कि ऑफ कोर्स डबल डाउन करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर करेंगे, और जो हल्का सा उन्होंने कहा ना कि ऑफ कोर्स आई शिफ्ट टू बॉम्बे। इनफैक्ट ये सवाल पूछा गया था कि आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग क्या है, चेन्नई से मुंबई शिफ्ट करना या फिर अब आपके करंट रोल से एक बड़े रोल में एंटर करना। तो उन्होंने कहा मुंबई शिफ्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। हमारे साथ ओमकार टंगसाले जुड़ रहे हैं। ओमकार, स्वागत है आपका। मुझे तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछना है, आप लोग डिटेल में मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, क्या किसी समय इन द रीसेंट पास्ट आपकी वार्ता हुई है कीर्ति वासन से? उनका तजुर्बा अच्छा खासा है, लेकिन अगर कोई आप हमसे फर्स्ट टेक शेयर कर सकें कि कितना भरोसेमंद ये चेहरा रहेगा और क्या वो बड़ा फैक्टर है इनको एमडी और सीईओ के पद के लिए चुनने का?
जी, हालांकि मेरा जो पर्सनल मीटिंग कभी हुआ नहीं है कृति वैसन सर से, लेकिन आप अगर देखा जाए तो आईटी सर्विसेज कंपनीज में क्लाइंट एंगेजमेंट एंड माइनिंग द क्लाइंट्स मोर बिजनेस फ्रॉम द पर्टिकुलर क्लाइंट, मतलब एक ही क्लाइंट से ज्यादा बिजनेस निकालना, उसे इंटरैक्ट बरकरार करना और एक हॉरिजॉन्टल्स में जाके उसको मोर नंबर ऑफ बिजनेस निकालना, ये बहुत जरूरी रहता है एक सर्विसेज कंपनीज के लिए। तो क्लाइंट माइंड करके एंगेजमेंट निकालना और ये बहुत बड़ा टास्क रहेगा। टीसीएस का पहले ही बहुत लार्ज डील अकाउंट्स है जो कि वो मजबूत करते हुए दिखते हैं। जो इसका जो कृति सर का जो एक्सपीरियंस है 39 इयर्स का, बीएफएसआई सेक्टर हो या फिर सेल्स में उन्होंने काम किया है, तो एक एक्सपीरियंस तो है उनको, जो वो क्लाइंट एंगेजमेंट करके एक रिलायबल सर्विस वेंडर के रूप में टीसीएस को और मजबूती बिजनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर जैसे हम चैलेंजेस भी मैप करने की कोशिश कर रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय इंडस्ट्री के सामने है वो ग्लोबल बैंकों में इन कंपनियों का अच्छा खासा जो बीएफएसआई में एक्सपोजर रहता है, और बैंकिंग साइकिल में ही कुछ चुनौतियां उभर कर आएंगी, जो हमने एसवीबी के साथ देखा, दूसरे बैंकों के साथ देखा, जो क्रेडिट स्विस के साथ रिसेंटली हुआ है। ये क्या आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा पहाड़ है पार करने के लिए, या फिर इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म ब्लिप पूरे एनवायरनमेंट में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है बीच में, क्योंकि ये एक आप देख रहे हो कि 1-2 साल से लगातार न्यूज है, इन्फ्लेशन घट रहा है और स्लो डाउन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, लेकिन आप देखा जाए तो आईटी स्पेंडिंग या फिर डील विन मोमेंटम कुछ भी कम नहीं हुए हैं कोई भी आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए, और इंडिया इज बीइंग अ प्राइम वेंडर फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। और एक ऐसा भी चीज है कि जो बिजनेसेस है नॉर्थ अमेरिका, यूएस, यूके और अदर यूरोपियन रीजन्स, वो एक सिस्टम ड्रिवन बनते हुए जा रहे हैं। उसका बहुत सारा सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड आफ्टर सेल्स, नाउ सेल्स हैव आल्सो स्टार्टेड गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दीज आईटी सर्विसेज। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक सडन कट ऑफ करना ये बहुत मुश्किल होते जाएगा आगे वाले समय में ये आईटी सर्विसेज वेंडर्स के लिए। तो मतलब बिजनेसेस को आईटी सर्विसेज टू कट डाउन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता है तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, तो एक कपल ऑफ क्वार्टर्स का इम्पैक्ट आएगा, जहाँ की आईटी स्पेंड डिले हो सकता है, ना कि पूरी तरह कट डाउन हो सकते हैं। और जितना भी पिछले क्वार्टर्स में जो भी एंगेजमेंट हुआ है, क्लाइंट माइनिंग हुआ है, जितना भी बड़े डील्स हुए हैं, वो एक बार फिर मोमेंटम में जाते हुए हम सबको देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय आपकी अप्रोच लार्जली आईटी पर क्या है? एंड टू बिगिन विद टीसीएस, जो करंट लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3200 के ऊपर, क्या मौका है खरीदारी करने का? और लार्जली क्या आप आईटी में और पोजीशंस ले रहे हैं? जी डेफिनेटली, अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाए दे सकते हैं। हालांकि 6 महीना या कि कपल ऑफ क्वार्टर्स माइट फेस द हिट और स्लोइंग डाउन द मोमेंटम, लेकिन आप दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थोड़े ईज ऑफ होते हुए दिख रहा है, थोड़े एक्विजिशन लेवल्स कम होते जा रहे हैं, तो एक मार्जिन एक्सपांशन हम लोग देख सकते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट में। टीसीएस 3200 के भाव पे है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए 1-2 साल में, तो एक अच्छा मोमेंटम बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मार्जिन सबसे बढ़िया है, साइज है, कंपनी ने डील विंस बहुत अच्छे किए हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत बड़े डील्स भी यूरोपियन रीजन में, जो कि सबसे ज्यादा टेम्पर्ड था जियोपॉलिटिकल रीजन्स में, वहां से डील क्रैक किया है। सो मोमेंट डील पाइपलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक वैल्यूएशन में प्रीमियम है। तो मैं एक आईटी सेक्टर में मेरा पसंदीदा इन्फोसिस है, जो जिसमें आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है, और इन्फोसिस ने 3 साल लगातार उसमें बीट किया है रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम के ऊपर, और ग्रोइंग आरओई में ये एक अच्छा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मिड कैप्स में आप देखा जाए तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, परसिस्टेंट सिस्टम है या एलटीआई माइंट्री है, ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन यस, डेफिनेटली कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़े से प्रेशर्स बनते हुए हम लोग को देख सकते हैं।
कपल ऑफ क्वार्टर्स का जिक्र तो खुद कृति वासन भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस समय जो BFSI में पेन है वो 2 क्वार्टर्स तक जारी रह सकता है। ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद वो स्थिति कंटिन्यू करेगी। ऑफ कोर्स देयर बी अ कमबैक, लोग नॉर्मल बिजनेस पर आएंगे, कारोबार में पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे, IT स्पेंड्स बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ओमकार टंकसाले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनियों पर राय साफ है। वेरी क्विकली गावा साहब, अगर IT स्टॉक्स में आपने पोजीशन लेनी है, आज देखिए HCL, इन्फोसिस सब में तेजी देखने को मिल रही है, आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या ट्रेड आप इस समय लेना बेहतर सोच रहे हैं? कोफोर्ज बहुत अच्छा लग रहा है, इन्फो एज अच्छा लग रहा है, काफी IT स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। कोफोर्ज देखा जाए तो 4020 से 4080 जाना चाहिए। इन्फो एज की बात करता हूं तो यहाँ पर भी एक तेजी है, 3492 पे ट्रेड कर रहा है, 3600 देखेंगे। परसिस्टेंस को भूलना नहीं चाहिए, वो भी स्टॉक बढ़िया है। एंटायर IT पैक में तेजी नजर आती है। परसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो तेजी है वो 4800 तक ले जा सकती है। तो काफी IT स्टॉक लुकिंग वेरी गुड। HCL Tech, yes. LTIM, yes. Entire pack is looking good. LTIM, Coforge, you're at a choice, आपके पास कई सारी है, ये स्पॉइल्ड फॉर चॉइस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि काफी सारे विकल्प हैं, अब इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। अग्रवाल साहब, आप क्या TCS को चुनेंगे इस समय, या फिर आपको लग रहा है जिस तरह के रिटर्न रेशियोज इन्फोसिस के स्पेशली बेहतर हुए इन द रीसेंट पास्ट, उस पर इस समय दाव लगाना ज्यादा बेहतर है और इनको पदभार संभालने दे, डिलीवर करने दे, उसके बाद शायद नए निवेश के बारे में सोचे? ऐसे कुछ विचार हैं क्या? देखिए, दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं अगर देखा जाए तो। ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिले। आने वाले दिनों में डील कैसे होती है या कंपटीशन को कैसे टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि BFSI एक बड़ा सेगमेंट होता है और जो नए इनकम्बेंट आ रहे हैं वो BFSI सेगमेंट में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्तिया तौर पर थोड़ी वोलेटिलिटी डील्स वगैरह में हो सकती है, जिसके कारण से दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करना हो और किसी एक में पोजीशन लेनी हो तो मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूँगा। नंबर्स बेहद स्ट्रांग थे, डिमांड और ऑर्डर बुक दोनों अच्छे हैं। FY23 की जो फोरकास्ट उन्होंने करी है वो बहुत अच्छी है, गाइडेंस 16-16.5% की दी है। और सबसे बड़ी बात, एट्रिशन रेट डाउन है। वैल्यूएशन ऊपर से मेरे ख्याल से 1800-1900 से लुढ़कता हुआ स्टॉक 1400 के आसपास आ गया है, अच्छी खासी अपसाइड दे रहा है। मैं समझता हूँ लॉन्ग इन्फोसिस में जाना चाहिए। तो इन्फोसिस एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, लेकिन TCS में भी बड़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। वीरू, ये TCS का पदभार तो कीर्ति वासन साहब को संभालना है, आपके कंधे क्यों दुख रहे हैं? पता नहीं क्या 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, मतलब मैं गलत हो गया, कुछ हुआ, मतलब ये लेफ्ट शोल्डर जो है ना बड़ा परेशान कर रहा है। मतलब आप TCS की कमान संभाले हुई थी, मैं मुंह संभाले हुआ था, यकीन मानिए। मतलब जब से बैठा हो ना बड़ा तेज दर्द हो रहा है, तो इसीलिए माफी चाहूंगा हर्षदा, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया इस वक्त। लेकिन वीरू, मैं तो बस पूछ रही थी क्योंकि मैंने देखा कि आप अपना शोल्डर थोड़ा सा रोटेट कर रहे थे, तो पूछ लिया जाए ऐसे। उनको स्ट्रेस होना चाहिए, पर आपको पता नहीं क्या हो गया। कोई नहीं वीरू, पानी पियो अच्छा सा, सब ठीक हो जाएगा। वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन में काफी दिक्कत हो जाती है कभी-कभी। निफ्टी IT पे आपने इतना फोकस किया कि निफ्टी बैंक बुरा मान गया। लुक एट निफ्टी बैंक नाउ, है ना, 32,298। आपने निफ्टी IT पे इतना फोकस किया, जरा एक बार निफ्टी बैंक पे चेक ले लेते हैं। कविता, निफ्टी बैंक को देखिएगा और निफ्टी बैंक के इस मूव के पीछे जरा एक बार आप देखिए ICICI बैंक का इंट्राडे स्विंग। डायरेक्टर साहब प्लीज ICICI बैंक लेके आइए। देखिए, इस वक्त बाजार में थोड़ी टर्बुलेंस है, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल फेज है मार्केट का। एक पुल बैक, बड़ा पुल बैक, छोटा पुल बैक, सब यही इसी जोन से आना है जो आना है। कविता, ICICI बैंक लोअर शेडो वाइल्ड और काफी वाइल्ड हो गई है, अब डे हाई के नजदीक आता हुआ स्टॉक। आपका टेक ICICI बैंक पर? तो वीरेन जी, इज लाइक निफ्टी बैंक अपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के सपोर्ट से पलटने की कोशिश किया है और आज पिवट लेवल से भी। ICICI बैंक आज का लोअर शेडो नो डाउट काफी स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वो 839 के लेवल्स पर है, जो कि इसका 10 डिमा है। वंस ये इसे क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छा मूव हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 842-854 के टारगेट्स के लिए। एज ऑफ नाउ अगर करंट लेवल से हम पोजीशन लेते हैं
तो मुझे लगता है इमीडिएट 839 के लेवल पर एक बार पोजीशन को चेकआउट करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 824 का करना चाहिए। एक अच्छा मूव हम देख सकते हैं 839 के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक में 839 के ऊपर आएगा तो उस लेवल का इंतजार करें। इस बीच मेटल कंपनियों में बहुत जोरदार तेजी, हिंडाल्को 2.5% ऊपर है, 1.5% का इजाफा जेएसडब्ल्यू स्टील में, यहां पर मोमेंटम और भी जोर दिखा रहा है। वेरी क्विकली, अच्छा नहीं, ये आरआरआर लिखा हुआ है, मैं तो उसकी ऑस्कर की याद आ गया, ऐसे ये क्या हो गया, लेकिन चाइना से अपडेट निकल कर आ रहा है। फटाफट से दिखाइएगा प्लीज वो न्यूज़ कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 0.25% तक की कटौती दरअसल चाइना करने वाला है। ये इस समय की बड़ी खबर है। अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 25 बेसिस पॉइंट का कट चाइना कर रहा है। इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर डेफिनेटली आएगा इसका, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। इनफैक्ट अभी तो अब चाइनीज़ मार्केट्स बंद हो गए, उसके बाद ये डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखिए आरआरआर के चक्कर में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है। अग्रवाल साहब, क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे स्पेशली फॉर द मेटल कंपनीज, क्योंकि हाल ही में देखिए हम कल ही बात कर रहे थे मेटल्स पर कि चाइना से डिमांड अच्छी खासी है, दूसरी तरफ चाइना में जो एनवायरमेंटल कारणों के तहत इन्होंने स्टील प्रोडक्शन कम करने का फैसला लिया है, तो भारत की स्टील में शायद प्राइसिंग पावर आती हुई दिखाई देगी, यहां से डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाएगी। लेकिन ये अब जो नया डेवलपमेंट आ रहा है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो करीब 25 बेसिस पॉइंट से चाइना घटा रहा है, इसके क्या मायने रहेंगे सेक्टर के लिए? अग्रवाल साहब, नहीं लगता है यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार रीपैच कीजिएगा, क्योंकि इस डेवलपमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं मेटल्स में काफी तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। एक बार मेटल्स पे टेक चेक ले लिया जाए। हमारे साथ प्रदीप चंदानी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सब में तेजी, इस समय फटाफट ट्रेड लेने लायक कोई ट्रेड है? तो ये जो आपने न्यूज़ बताई RRR वाली है, वो डेफिनेटली मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। रिजर्व चाइना से रिलेटेड जब भी ये न्यूज़ आते हैं तो मेटल स्पेस सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे सेल को चुनना चाहेंगे। सेल अपने 34 DMA का सपोर्ट लेके रिबाउंड हो रहा है, आर्ली चार्ट्स पे भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो सेल में पोटेंशियल है कि यहाँ से कपल ऑफ परसेंटेज का मूव दिखा सके। ऑन द हायर साइड 92 93 के मेजर टारगेट के लिए सेल को चुन सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट रहेगा वो करीबन 85 के रीजन में रहेगा। टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे 106.55 में। मेटल से अगर आप देखें इस खबर का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। निफ्टी मेटल लेके आइए एक बार, और निफ्टी मेटल, और जब भी निफ्टी मेटल की चर्चा होती है मेरा पहला अगर आप देखें जो एम्फेसाइज होता है वो जेएसडब्ल्यू स्टील JSPL पे होता है। और प्रकाश सर का अगर आप देखें ये बहुत ही अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक भी है। जिंदल स्टील एंड पावर लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, और यस जिंदल स्टील एंड पावर लगभग 573 पे। यस फर्स्ट स्टॉक जो कि एक माइलेज क्रिएट करता है वो है JSPL एट डे हाई। क्या गजब का स्विंग लिया इस खबर के बाद आते साथ, और ये टेस्ट करता हुआ अपने 20D एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। मानस आपका टेक JSPL पर? देखिए जितने भी मेटल काउंटर्स है उसने रिकवरी बहुत बढ़िया दिखाई है, लेकिन फिर भी आई थिंक कंफर्मेशन के लिए जिंदल स्टील में वेट करेंगे। 580 के ऊपर खरीदारी करेंगे, अभी नहीं। 580 के ऊपर जब खरीदारी करेंगे तो आपके टारगेट भी करीब 600 रुपए 610 रुपए की रेंज में रहेंगे। तो 580 रुपए के ऊपर बाई करेंगे 570 के स्टॉप लॉस से 610 के टारगेट के लिए। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, आपका प्रेफर मेटल क्या होगा, या फिर आप मेटल को छूने के मूड में ही नहीं है इस वक्त? राजेश अग्रवाल जी, देखिए मेटल्स की अगर बात की जाए ना तो हम लोग कुछ एक काउंटर्स हैं जहां अच्छी खासी तेज़ी में है, और पिछले कई महीनों से है, सालों से है रेदर। जिंदल स्टील एंड पावर में बहुत नीचे से लेवल से बोलता आ रहा हूं, और मुझे अभी भी लगता है कि बहुत अच्छी अपसाइड इसमें बसती है। अगर आप देखो तो स्पॉन्ज आयरन बेस्ड, कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन में सबसे बड़ी कंपनी है। ओंगुल की कैपेसिटी रैंप अप हो गई है, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, डेट कम करने में पुरजोर फोकस है कंपनी का। मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 20-25% बढ़त आने वाले 1 से 1.5 साल में बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें हमारी गिरावट में खरीदारी की सलाह है। आजली पूरे मेटल स्पेस में आपको लग रहा है ये जो इस समय बड़ी डेवलपमेंट आई है चाइना की तरफ से,
वो ड्राइव करेगी ट्रेड को, क्योंकि बात करते करते निफ्टी का मेटल इंडेक्स 2% ऊपर आ गया और जो 1.5% ऊपर थे स्टॉक्स, उनमें अब लगभग 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अग्रवाल साहब, देखिए ये न्यूज़ का इफेक्ट है जिस कारण से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में अगर फंडामेंटली देखा जाए तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। एक, वहाँ डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरे, अभी हालिया 2-3 दिन के अंदर ऐसी न्यूज़ आई कि वहाँ प्रोडक्शन कट किए जा रहे हैं कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह को लेकर के, तो वहाँ पर एक तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देशों में अच्छा रियलाइजेशन हो जाएगा। तो उस वजह से जो कंपनियां पिछले तिमाही में अगर आप देखें तो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा था प्राइस सभी कंपनियों का। कुछ कंपनियों ने तो 70-80% तक का कट दिखाया, कुछ ने लॉस दिखाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में वहाँ पे सुधार होता हुआ नज़र आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए चाइना की न्यूज़ में, और एक अच्छा पॉजिटिव तड़का लग गया, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, इनफैक्ट जब भी इस तरह का रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो में कट आया है, चाइना का इरादा यही है कि बैंक्स को ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका दिया जाए, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और ऐसी जब भी डेवलपमेंट आती है तो ऑफ कोर्स चाइना को एक बड़े डिमांड फैक्टर से हम देखते हैं, और मेटल की डिमांड और मेटल से वो सीधे तार जुड़े रहते हैं, जहां पर तेजी आने की उम्मीद। अब देखिए इन सारे मेटल काउंटर्स में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। चलिए, एक तरफ आपकी स्टील कंपनियां, मेटल कंपनियां जो आउट परफॉर्म करती दिखाई दे रही हैं, ये स्टार परफॉर्मर्स दरअसल आज दोपहर के बन गए हैं, और दूसरी तरफ है आईटीसी, जिसमें दिख रहा है करीब 2% का दबाव। आईटीसी की हमने खूब चर्चा की है रीसेंट पास्ट में कि ये 400 के ऊपर कब जाएगा, लेकिन ये 400 से ज्यादा दूरी बनाने लगा है। आज 373 के लेवल्स आ चुके हैं। अब ऐसा क्या हुआ है, क्या चल रहा है कि जिसके चलते आईटीसी में दिख रहा है दबाव? यतिन हमारे साथ है और यही बताएंगे क्या चल रहा है। बताइए। तो हर्षदा, पूरी बात कर दें एफटीएससी और भारत 22 ईटीएफ की, और आईटीसी को स्पेसिफिकली इतना प्रेशर देखना पड़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण है भारत 22 ईटीएफ का आज रीबैलेंसिंग होने वाला है। और रीबैलेंसिंग के अंडर लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स, ब्रॉडली 1.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। ऑब्वियसली आखिर के आधे घंटे में आज भारत 22 ईटीएफ की रीबैलेंसिंग है, तो आखिर के आधे घंटे में तैयार हो जाइए। काफ़ी सारी डील्स आपको आईटीसी के शेयर में होती हुई दिखाई पड़ेंगी। वैल्यू अगर कहें तो लगभग $65 मिलियन का यहाँ आउटफ्लो होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर हम वेटेज की बात करें तो लगभग 1.1% से भारत 22 ईटीएफ में आईटीसी का वेट कटा है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से सुबह से ही स्टॉक लगभग 3% ऑड की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा था। अभी हल्की सी रिकवरी आपने स्टॉक में देखी है। इसके अलावा कौन सी कंपनियों में नजर होनी चाहिए जहां भारत 22 ईटीएफ की आज रीबैलेंसिंग होने वाली है? आपके स्क्रीन के ऊपर सरकारी कंपनीज आ गई हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड। ये 3 कंपनियां हैं जहां सबसे मैक्सिमम इनफ्लोज आते हुए दिखाई देंगे, लगभग 160-150 करोड़ के आसपास एडलवाइस के एस्टिमेट्स के हिसाब से। इसके अलावा कोल इंडिया और आईओसी, इन दोनों का भी वेटेज बढ़ा है, जिसके कारण यहाँ भी इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा। आउटफ्लो में कौन सी कंपनियां हैं? जैसे कि मैं बता रहा था, आईटीसी लगभग $65 मिलियन की यहाँ सेलिंग है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एलएनटी, एसबीआई, ये 3 काउंटर्स में भी क्योंकि इनका वेटेज कम हो रहा है तो आपको हल्की सेलिंग यहाँ भी आती हुई दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली बात तो हमने भारत 22 ईटीएफ की कर दी, लेकिन नजरें होनी चाहिए आपकी पूरी तरीके से एफटीएससी की बैलेंसिंग की तरफ। ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में आज बदलाव होने जा रहे हैं। ऑब्वियसली रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस जैसे हैवी वेट्स में बिकवाली है, लेकिन जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं दूसरे, जहां वेट चेंज ऊपर की तरफ हुआ है या इंक्लूजन हुआ है, वहां सबसे अव्वल नंबर पे, येस्टरडे हमने उसके बारे में बात भी किया था, कोटक बैंक के बारे में। आज भी अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यहां आपको वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुल मिला के $8 करोड़ की बाइंग यहां दिखेगी, यानी रफली 650 करोड़ के ऊपर की बाइंग कोटक महिंद्रा बैंक में आपको दिखाई देगी। अभी लगभग 1.5% की मजबूती के साथ काम कर रहा है कोटक बैंक। पतंजलि, जिंदल स्टेनलेस हिसार, कल्याण ज्वेलर्स और जिंदल स्टेनलेस, ये वो काउंटर्स हैं डिलीवरी के अलावा जहां आपको बाइंग दिखाई पड़ेगी। काफ़ी सारे न्यू एज स्टॉक्स भी आज एफटीएससी के फोकस लिस्ट में रहेंगी, लेकिन ये टॉप 5 वो काउंटर हैं जहां वेटेज और इंक्लूजन हुआ है ऊपर की तरफ, और इसीलिए ये 4-5 काउंटर पर नजरें रखें। बड़े वॉल्यूम्स अभी आधे घंटे में शुरू हो जाएंगे। डिलीवरी भी इंक्लूडेड है इसमें? डिलीवरी भी है, डिलीवरी भी इंक्लूडेड। बहुत सारे नाम है हर्षदा। एक्चुअली पूरा लिस्ट अगर आप देखें तो 30-40 स्टॉक्स हैं जिसका वेट अप डाउन हुआ है, लेकिन हमने जो प्रोमिनेंट 5-10 नाम है उनके बारे में चर्चा की है।
ऑब्वियसली मैंने ट्विटर पे इसके बारे में जानकारी दी है, वो शीट जहाँ जो एनालिस्ट ने हमारे साथ शेयर की है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक और ये जो पूरा लिस्ट आपके स्क्रीन के सामने, वो प्रोमिनेंट नाम है जहां बड़े वॉल्यूम आखिर के आधे घंटे में आज ही देखने को मिलेंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक में तो एक्शन शुरू हो चुका है, 1.25% से ज्यादा की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो जहां पर इनफ्लो आने वाला है ना, उसकी बात करते हैं, फिर आईटीसी पर आएंगे, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर भारत ईटीएफ में जो बदलाव होगा उसका आउटफ्लो देखने को मिला है। लेकिन पहले कोटक की बात, राजेश सातपुते, दिग्गज स्टॉक अच्छा खासा वेटेज रखता है, निफ्टी बैंक के आज कंट्रीब्यूशन में इसका अच्छा खासा योगदान, और जैसे यतिन ने मेंशन किया, एक काफी तगड़ा इनफ्लो देखने को मिलेगा फुटसी इंक्लूजन या फिर फुटसी में वेटेज बढ़ने के बाद। बताइए आपकी क्या सलाह होगी, चार्टिकली कहाँ है? हर्षिता जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, लेकिन चार्ट पे लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसआई के हिसाब से ये ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एक रिलीफ रैली तो डेफिनेटली बनती है। इनफैक्ट अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे आप फॉलिंग चैनल का सपोर्ट भी कहते हैं, जो करीबन 1660 के आसपास था, एग्जैक्टली इसी लेवल से ये पलटा है। तो दैट सिंपली शोज कि हमारा पैटर्न सही है, और इसका जो रिलीफ रैली का टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 1720 से लेके 1740। तो कोटक में अगर आपको पोजीशन रखनी है तो आपको बाय साइड का ट्रेड रखना है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 1670 का। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो जब ये 1700 के पार जाएगा, जहां पे आपके कॉल रेट थोड़े खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली ये निगेट हो जाएगा। तो इनिशियली 1670 का स्टॉप लॉस, 1700 के पार जाने के बाद 1690 का स्टॉप लॉस, और फाइनल टारगेट 1740। तो काफी डिसेंट रुझान यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में बनता हुआ दिखाई दे। अच्छा, कोटक का इंक्लूजन, पतंजलि फूड्स का इंक्लूजन, कल्याण ज्वेलर्स, त्रिवेणी, ये सब इंक्लूजन की तरफ है, लेकिन वेट बढ़ने के लिहाज से एक तो एफएसएन कॉमर्स यानी कि आपका नायका, और दूसरा है डिलीवरी, यहाँ पर वेट थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो दोनों स्टॉक्स एक बार दिखाएंगे स्क्रीन पर। नायका 2.5% ऊपर, और डिलीवरी का क्या हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़े से ऑफ रेडार हो गए थे, इसीलिए मुझे लगा इन पर नजर डाल लेनी चाहिए। तो डिलीवरी अभी भी शांत है, लेकिन नायका में आ रहा है इंटरेस्ट। कविता जी, नायका 2.5% की तेजी पर, यहाँ पर तो पॉजिटिव है कि FTSE ऑल वर्ल्ड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा वेटेज बढ़ने वाला है, उस लिहाज से फ्लोज भी इंप्रूव होंगे। क्या खरीदेंगे आप नायका का शेयर? वेल हर्षदा जी, अगर चार्ट सेटअप देखेंगे तो इसमें कोई भी बड़ी तेजी मुझे लगता है 156 के लेवल्स के ऊपर ही आते हुए दिखेगी। दैट इज द मेजर रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है 150 के लेवल्स, 156 के लेवल्स वंस क्रॉस हो, उसके बाद ही नायका में पोजीशनिंग करनी चाहिए। जी मैं आई थिंक देख रहा था बात 22 ETF में बदलाव के जो एग्जैक्टली एडवांटेज वाले स्टॉक्स थे, उसमें कंपनी में NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया था। और NTPC का चार्ट लेके आइए एक बार प्लीज स्क्रीन पे। NTPC और पावर ग्रिड है, एक तो ये पावर जो थी थीम पहले से ही थी, NTPC 180 याद रखिएगा। ये जो अगर क्लोज आता है, ऑल दो NTPC अगर आप देखें आज ओपन बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ था, फिर बैकफुट पे आ गया थोड़ा सा, बट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, और डे हाई के क्लस्टर में, और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम। और जो दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड, आज देखिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है 232 की ट्रैजेक्टरी को पार करने की, बट ये लगभग पौन साल की स्टॉपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को पार कर रहा है। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। राजेश सतपुते जी, इन दोनों में से क्या प्रेफर करना चाहेंगे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर लॉन्ग करना हो, NTPC का राउंडिंग बॉटम या ये एक पावर ग्रिड की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी का पार होना? आई थिंक अगर मुझे चॉइस मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का पैटर्न बढ़िया है, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन जिसका, या पेनेंट फॉर्मेशन जिसका एक ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी कल ही हुआ है, तो ये लाजमी था। आज थोड़ा सा इसने पॉज लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सस्टेन हो रहा है अपने लेवल्स पे। ये 230 का जो लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी ये 230 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा, 227 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मैं जो चार्ट देख रहा हूँ यहाँ पे वीकली चार्ट, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा मुझे लगता है वीरेन, ये कम से कम 240 से तक जाएगा, 240 से लेके 242, तो कम से कम 10 रुपए का मूव मुझे लगता है पावर ग्रिड दे सकता है। काउंटर में स्ट्रेंथ है, इट्स अ बाय। ओके, अगर आप देखें पावर ग्रिड, आप इन दोनों में से ज़्यादा प्रेफर करेंगे पावर ग्रिड को। बहुत शानदार पैटर्न इस स्टॉक की, ऑप्शन एक्टिविटी, फ्यूचर एक्टिविटी इन द मिड ऑफ द सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। अब चार का चौका ट्रेड से फोकस करते हैं। सस्ता ऑप्शन, ये ट्रेड मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस, सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आज? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नजर है। कल भी मैंने BPCL HPCL के बारे में बात की थी, और आज भी मेरा समझना है कि जिस तरह की रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी है BPCL में, आई थिंक BPCL तैयार है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए।
और अगर वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको कम से कम 400 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। एक ट्रेडर के तौर पे अगर यहाँ पर लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी 355 वाला कॉल ऑप्शन ले लेंगे। 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 3 रुपए के नीचे रहेंगे और 15 रुपए के टारगेट होंगे। ओके आपको बीपीसीएल ओएमसीज में अपने आप को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कायम रख रहे हैं। बीपीसीएल का अगर आप देखें आपको ट्रेड लेना है 355 की कॉल एट द रेट 6.25 पे ट्रेड करते हैं। फर्स्ट ट्रेड एमजे का ट्रेड हो गया यहाँ पे। ये सुपर स्टार आज का प्रदीप क्या पिक कर रहे हैं बताइए। प्रदीप होचंदानी जी आपका ट्रेड क्या होगा? विनय जी मेरी तरफ से आदित्य बिरला कैपिटल रहेगा बाय की साइड में। स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने के बाद पिछले कुछ दिनों से थोड़ा करेक्शन आया जहां पे 34 डीएमए का इसने सपोर्ट लिया। आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमें अपने क्लाइंट को भी दिया है। 153 के करंट रेट पे इसको रेकमेंड करना चाहेंगे। 148.50 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 161 के टारगेट रहेंगे। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए आदित्य बिरला कैपिटल जो एक ट्रेंडिंग काउंटर आया इस पूरे हफ्ते का। चार्ट का चमत्कार कविता। या हर्ष जी सो चार्ट का चमत्कार में मुझे आईजीएल इज लुकिंग गुड। आईजीएल पोटेंशियल ब्रेकआउट की तरफ है। वंस अगर ये 436 के लेवल्स को क्रॉस करता है जो कि इसका 1020 डेमा का रेजिस्टेंस भी है, अगर ये इसे निकाल पाता है तो एक अच्छा मूव इस काउंटर में बनते हुए दिखेगा अप टू द लेवल ऑफ 443। तो मुझे लगता है बाय अबाउट 436 का एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए 432 के एक स्टॉप लॉस के साथ फॉर द टारगेट ऑफ 443। ओके तो आईजीएल में एक अच्छा मौका इस समय दिख रहा है। राजेश अग्रवाल आपकी बारी, बताइए मिड कैप फंडा ट्रेड। देखिए आज जैसे चाइना की खबर आई मेटल्स में तेज़ी है तो मैं मिड कैप में एक मेटल का स्टॉक दे रहा हूँ श्याम मेटालिक्स का, जो कि अगर आप देखो तो एक इंटीग्रेटेड मेटल प्ले है जहाँ फोकस पूरी तरीके से स्टील प्रोडक्ट्स और फेरोलॉयज पर है। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके, एक उड़ीसा में 2 वेस्ट बंगाल में, और सबसे बड़ी बात है कि 267 मेगावाट का खुद का पावर है। जहां दूसरे स्टील प्रोड्यूसर्स को 5 रुपये से 7 रुपये पर यूनिट की पैसे लगते हैं पावर में, इनके 2 रुपये का खर्चा आता है। और फेरोलॉयज में हम सब जानते हैं कि पावर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है राम स्वरूप इंडस्ट्रीज, इन्होंने अभी एनसीएलटी से ले ली जिससे इनके कैपेसिटी में एक अच्छा इजाफा हुआ है। कैपेसिटी और भी ये बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी, डेट फ्री स्टेटस है, इन सब के देखते हुए ये भाव बहुत सस्ते हैं। 4-5 की पी पे ट्रेड कर रहा है। दिक्कत सिर्फ इनके प्रमोटर शेयर होल्डिंग का एक ओवर हैंग है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगा। मौजूदा स्तर से 30 से 40% की बढ़त आने वाले 12 से 18 महीने में बिल्कुल हो सकती है। आपके लिए बढ़िया ट्रेड्स हमारे जानकारों ने निकाले हैं और सब तेजी वाले ट्रेड्स हैं, और क्यों ना हो क्योंकि आज मार्केट में हमने देखा एक बहुत बढ़िया मोमेंटम 17,071 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स भी 120 पॉइंट ऊपर है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमांग जानी। हेमांग स्वागत है आपका। मैं बात सोच रही थी कि पिछले फ्राइडे वो SVB की क्राइसिस अनवेल हो रही थी और क्या मार्केट्स में धुलाई हो रही थी, और आज का फ्राइडे जहां पर हम फिर 17,000 के ऊपर स्टेडी है लेकिन काफी पॉजिटिव्स गिनने लगे हैं। ये तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है। अब मुझे बताइएगा कि क्या वो SVB का क्राइसिस, वो क्रेडिट स्विस का क्राइसिस, या वो बेसिक डर कि अमेरिका यूरोप में बैंकों को लेकर खतरा है, वो हमने पचा लिया है या फिर उससे आगे बढ़ने की बस कोशिश कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आई थिंक अगर आप मार्केट की डायनेमिक्स को देखें तो जो इनिशियल प्राइस रिएक्शन होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जो है वो न्यूज फ्लो और जो मीडिया में डिस्कशन है वो चलती रहती है, पर मार्केट ये सारी चीजों को डिस्काउंट करके काफी आगे निकल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें तो डेफिनेटली अपने मार्केट्स थोड़े वीक रहे हैं, देयर इज अ वोलेटिलिटी, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक या बहुत बड़ा शार्प सेल ऑफ तो नहीं है। और 8 to 10% की करेक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देख चुके हैं इन द लास्ट लेट्स से अबाउट 1.5 months। और जो इंक्रीमेंटल न्यूज फ्लो है जो एक्चुअली मैटर करता है मार्केट के लिए, चाहे वो क्रूड के दाम हो, चाहे वो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हो,
तो ये थोड़े से इंक्रीमेंटली पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करेक्शन होने के बाद जब आपके जो फैक्टर्स है वो अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव रह के काम करना चाहिए। हालांकि मीडिया में ये सारे जो क्रेडिट स्वैप्स और जो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट या वॉलेटिलिटी उसके बारे में चर्चा होती रहेगी, बट ऐसे ही माहौल में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनको ढूंढ के उनका फायदा उठाना चाहिए। जी हाँ, लेकिन देखिए अब फरवरी के महीने में ही हम मिड फरवरी में करीब करीब 18,000 के सपने फिर देखने लगे थे, क्योंकि उस लेवल के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दे रहा था और फिर फिसले, फिर कोशिश हुई तेजी करने की 17,754 पर, फिर पिछले हफ्ते से बिकवाली शुरू हुई और आज हम जहां हैं वो 17,000 के लेवल्स हैं। तो अब पता नहीं पूरी तरह से ये नेगेटिव से रिकवर कर पाया है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है, ओवरहैंग है। इस समय मार्केट में सबसे बड़ा डर क्या रहेगा? क्योंकि कल ईसीबी का जो बयान आया, और मैं थोड़ा सा मैक्रो पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहूंगी। ईसीबी ने साफ कहा कि देखिए, जब तक इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं आता हम ब्याज दरें बढ़ाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक्स। बैंकों को जरूरत पड़ेगी तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ गया। अगले हफ्ते सबकी नजरें रहेंगी एफओएमसी पर, और स्पेशली वो सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरे बैंकों की क्राइसिस के बीच सवाल यही है कि क्या वो पॉज लेंगे या फिर ईसीबी की तरह ही रेट हाइक करते रहेंगी। अज्यूमिंग वो रेट हाइक जारी रहता है, तो फिर क्या आपको लग रहा है वो जो आश्वासन चाहिए था मार्केट को वो नहीं मिलेगा, या फिर रेट हाइक जरूरी है ताकि ये संकेत जाए कि हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन है? सो अर्शिदा, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को फेल होने नहीं दे रहा है। आपने देखा क्रेडिट स्विस में भी $54 बिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई है। सिलिकॉन वैली में भी डेफिनेटली एक तरह से बेल आउट दे ही दिया गया है। तो ये एक डेफिनेटली एक कंफर्टिंग फैक्टर है। दूसरा है रेट हाइक की बात, तो यूरोजोन की जो परिस्थितियां हैं वो अलग है। वहां पे डेफिनेटली एक रेट हाइक का जो है दौर वो चलेगा, पर यूएस में जो ज्यादा मैटर करता है हमारे मार्केट के लिए, एक बहुत ही क्लियर साइन है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की जो रेट हाइक है वो मार्केट नहीं देख रहा है, और वो मेरे ख्याल से हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो डेफिनेटली काफी सारे न्यूज फ्लो आते ही रहेंगे। उस पर ज्यादा रिएक्ट करने की बजाय अगर आप ये फंडामेंटल चीजों के ऊपर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि जो माहौल है वो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल हो रहा है। अच्छा, सीएनबीसी आवाज के जितने भी अगर आप देखें ट्रेडर्स बंधु हैं, इंडेक्स ट्रेडर, वो 130 की कॉल 140 की हो गई है, ठीक है ना। मैं फिर कहूँगा, इट्स अ ट्रांजिशन प्रोसेस। इंडेक्स अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहा है, और जब इंडेक्स अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदलने की कोशिश करता है तो कुछ हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपका रिस्क लेने का पोटेंशियल नहीं है तो आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर लेने की क्षमता है तो रखिए। बट इट रिक्वायर्स आई थिंक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पर। अभी वो कॉल हो गई 144 की, तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम वीकेंड पे जा रहे हैं, अगर 15-20 रुपये का प्रॉफिट, आई मीन इट्स 10% प्रॉफिट है, ये याद रखिएगा। थोड़ा ये डिले है स्क्रीन पे। इट्स नाउ 145, तो आप यस 142 हो गई, तो आप बुक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आज सुबह से मैं अगर किसी चीज़ से इम्प्रेस हो रहा हूँ तो दैट्स निफ्टी आईटी। हालांकि जो मेरा याद स्टिक है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, दैट्स 29200 ऑन निफ्टी आईटी। वो जोन बाइसेक्ट होगा तो यकीन मानिए बहुत अच्छी तेजी देगा निफ्टी आईटी। खैर, ये ट्रेड ग्रिप में है आपके, जो लोग बुक करना चाहते हैं तो बुक भी कर सकते हैं। अच्छा हेमांग, मैं एग्जैक्टली निफ्टी आईटी पे आ रहा था। इस आई थिंक लास्ट एक हफ्ते में एसवीबी बैंक के साथ साथ निफ्टी आईटी का पेन बढ़ा। और एक तो वैसे अगर आप देखें आईटी स्पेंड्स का कम होना, दूसरी बात अगर आप देखें अल्टीमेटली आपके जो क्लाइंट्स थे वही खुद जब सफ़र कर रहे होते हैं तो एक दो-धारी तलवार बोलते हैं इसे, और वो प्राइस पर रिफ्लेक्ट भी हुआ। इस डेप पर आप लोगों ने क्या किया, अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिए, और स्पेशली टीसीएस जहाँ पे आज एक चेंज ऑफ लीडरशिप हो रहा है, उसको आप लोगों ने कैसे अप्रोच किया आज? देखिए, आईटी के अंदर ये जो सिलिकॉन वैली का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद कुछ स्टॉक्स में हमने नेगेटिव रिएक्शन देखा था, पर्टिकुलरली जो कंपनीज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर था कुछ बैंकों के ऊपर, वहां पे हमने एक नेगेटिव रिएक्शन देखा है।
बट हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा जो डील विंस या जो ग्रोथ मार्केट में कंसेंसस लेके चल रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। और दूसरा टीसीएस की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक छोटा सा नेगेटिव है, क्योंकि 6 साल के अवधि के बाद गोपीनाथ साहब ने रिजाइन किया है। बट इतने बड़े सेटअप के अंदर जबकि कंपनी ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नए प्रोडक्ट्स में किए हैं, डिलीवरी के सिस्टम के ऊपर किए हैं, और स्टॉक अपनी एक 52 वीक लो के लेवल पे कोट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नेगेटिव ज्यादा है नहीं। अभी भी जो ग्रोथ है 11-12% की डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये 3 कंपनीज में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है फॉर इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म में जो मिड कैप आईटी है जैसे परसिस्टेंट हो गया, माइंट्री हो गया, ये सब कंपनीज में छोटा सा एक अंडर परफॉर्मेंस दिख सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही महंगे है और कुछ जगह पे छोटी बैंकों में एक्सपोजर है। बट ओवरऑल पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी स्पेस में एक पॉजिटिव व्यू लेके चलिए। और जो ये प्राइस डैमेज हुआ है ना, ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हुआ है। सडनली अगर आप देखें, आपके जिस क्वार्टरली पॉइंट से आप लास्ट रिपोर्टेड जब अर्निंग शुरू हुई थी 13 जनवरी के आसपास, आप सडन अगर आप देखें फॉल के साथ उस जोन पे आ गए थे। अच्छा, निफ्टी आईटी का जरा मैं एक बार वीकली देखूं। यस, वीकली अगर इस प्राइस पर भी 943 पर भी निफ्टी आईटी अगर क्लोज हो जाए तो याद रखिएगा इट विल बी अ क्लोज एट 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर, राजेश जी ने एक ट्रेड पिक किया है। राजेश जी, पहले आप ट्रेड बताइए अपना। ये पुणे वाले क्या कहते हैं, राजेश सतपुते जी, बताइए क्या ट्रेड है आपका। जी देखिए, ट्रेड है अल्ट्राटेक सीमेंट। मुझे लगता है यहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है, तो 7300 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज है। 7360 पहला टारगेट होगा, 7400 पोजिशनल। So it's a buy in Ultratech above 7,300. Your stop loss should be at 7,280. 20 रुपए का स्टॉप लॉस खड़ा है सामने। जैसे मैंने कहा 7,350, 360 पहला, वो निकले तो 7,400 आपके सामने अल्ट्राटेक में। अच्छा, क्योंकि अल्ट्राटेक का जिक्र हुआ है तो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर और इस पूरे सीमेंट स्पेस पर हेमांग, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आज दोपहर में मैं एनबीसीसी के मैनेजमेंट से बात करी थी, क्योंकि मार्च के महीने में ही हमने देखा है करीब 1250 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स इनके हाथ आए। कंपनी ने कहा है इस साल ईयर टू डेट करीब 3500 करोड़ का ऑर्डर विन हाथ में है। FY24 के लिए 8,000 to 9,000 करोड़ की दरअसल विजिबिलिटी है टर्नओवर की, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उस लिहाज से आएगी। कोई कमी नहीं है काम की, उनके साफ शब्द थे। अब ऐसी स्थिति में फिर क्या आप भी डबल डाउन करेंगे निवेश अपना सीमेंट में, स्टील में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में, क्योंकि ऑन ग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है इन कंपनियों के लिए। तो हर्षदा, ये 3 सेक्टर्स जो आपने बताए, तीनों की डायनामिक्स अलग है। अगर सीमेंट की बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि जो क्रूड के दाम घटे हैं तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल के जो दाम है उसमें एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अल्ट्राटेक के अलावा हमें लगता है कि जो दालमिया सीमेंट है, बिरला कॉप है, जेके सीमेंट है, ये मिड कैप कंपनीज के अंदर भी एक अच्छा व्यू लेके चलना चाहिए। स्टील के अंदर या मेटल सेक्टर के अंदर बहुत क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी है ग्लोबली भी। पर एक ट्रेडिंग के तौर पे मुझे लगता है कि JSW और JSPL, ये 2 स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा 5 to 10% का अपसाइड का केस बन सकता है, प्योरली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस और जो चाइना के अंदर डेटा आ रहा है उसके चलते हुए। और आपने जो बताया इंफ्रा कंपनीज, तो डेफिनेटली एनसीसी की बात करें, एनबीसीसी की बात करें, या जो KNR कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर ऑर्डर फ्लो काफी मजबूत है। और इलेक्शन ईयर होने की वजह से मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। और कहीं ना कहीं जब एक ब्रॉडर मार्केट या मिड कैप स्पेस के अंदर आप मोमेंटम देखोगे तो ये स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो डेफिनेटली उसमें एक पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जी, और इस बीच निफ्टी बैंक एट डे हाई। निफ्टी बैंक एक बेहद ही खूबसूरत क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं कविता जी के पास गया और मैंने पिक किया था ICICI बैंक। कविता जी, बेहद खूबसूरत ट्रेड रहा वो। एग्जैक्टली हमने लिया था 226 पे, वैल्यू थी 827, नाउ इट्स 836 एट डे हाई। बताइए निफ्टी बैंक, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
ये जो अब प्राइस है ना आपकी स्क्रीन पे, ये 15 मार्च की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। लास्ट रिपोर्टेड भाव कॉपी में, मतलब जो आउटस्टैंडिंग वाई था 39,500 की कॉल का, वो था करीब 10,77,000। हम उस जोन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, करके डे हाई पर आ रहे हैं। कविता जी ट्रेड को कैरी कर रहे हैं, और कोई और अगर बैंकिंग में ट्रेड नजर आ रहा हो तो बताइएगा। ट्रेड को कैरी हम कर सकते हैं एज लाइक मैंने कहा निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो पुट राइटर्स भी अपनी कुछ कन्विक्शन बताते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक मेरे लिए एक हर्डल सिर्फ 839 का लेवल है। अगर वो आज क्रॉस होके बंद होता है तो आईसीआईसीआई बैंक को डेफिनेटली आप कैरी करके लेकर जा सकते हैं 856 तक के टारगेट्स के लिए, 844 856 के टारगेट्स के लिए। तो वन कैन टेक द लाइक 839 के जोन को क्रॉस होने दें और फिर इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक पर भी एक अच्छे मूव्स दिखे हैं। 1569 के लेवल्स पर है, ये काउंटर में भी एक अच्छे मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं। 1574 ये एक इमीडिएट हर्डल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाता है तो 1590 के लेवल्स की तरफ एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। स्टॉप लॉस इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आप मेंटेन करेंगे 1550 का। इनफैक्ट मैं अगला सवाल एचडीएफसी बैंक पर ही लेने वाली थी, लेकिन आपने साफ कह दिया तेजी करके चले एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी में भी एक बड़ा स्मार्ट मूव आ रहा है, दोनों ही स्टॉक्स आधा % ऊपर आते हुए। याद रखिएगा वो एनसीएलटी के अप्रूवल का इंतजार अभी भी मार्केट को है, वो फाइनल अप्रूवल आ जाएगा तो शायद वो भी एक बड़ी स्टोरी बाजार में पच जाएगी। एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, ये सारे वो दूसरे ट्रेड्स है जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रदीप, आईसीआईसीआई एचडीएफसी को छोड़ कोई और ट्रेड बैंकों में जो आप इस समय लेना चाहते हैं? मेरे हिसाब से बैंकिंग स्पेस में ये दो ही जो नाम है वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो मैं इन दोनों के साथ ही जाना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक में इनफैक्ट हमने लास्ट वीक जो सेल दिया था उसके टारगेट्स अचीव करके ये बाउंस बैक दे रहा है, और अगर ये अपने अर्ली चार्ट्स पे जिस तरह से 1580 के एक रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ अप इसको करीबन 1625 तक ले जा सकता है। ओके, तो ये एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। बैंक्स को लेकर आपका भी रुझान तेजी वाला ही है ना हेमांग इस समय? बिल्कुल हर्षदा, आई थिंक लगभग 10% का करेक्शन हमने बैंक निफ्टी में देखा है टॉप से, और हालांकि थोड़ा सा ये जो हमारे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ेंगे और थोड़ा सा जो मार्जिन प्रेशर है उसका इम्पैक्ट आ सकता है कहीं ना कहीं, बट ओवरऑल अगर आप 1 या 2 साल की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली ड्राइवर होगा, इंजन होगा ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ। और उसमें पर्टिकुलरली 2 बैंक्स है जहां पे हमारा व्यू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एक है एक्सिस बैंक, जहां पे लास्ट 2 क्वार्टर से लगातार एक इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, आरओए हमें सरप्राइज करता आ रहा है एक्सिस बैंक। और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने लगभग 25% करेक्शन दिया था टॉप से और बेहतरीन नंबर्स आए थे क्वार्टरली, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ और जो नंबर्स आने वाले तिमाही में आएंगे वो डेफिनेटली सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये 2 बैंक्स के अंदर डेफिनेटली हमें लगता है कि एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। जी हाँ, बैंक्स पॉजिटिव, एसबीआई डे हाई पर, और प्लीज़ फिर कह रहा हूँ लेवल टू लेवल ट्रेड करिए, प्रॉफिट मिलेगा, यकीन में मिलेगा। एक बार आप लेके आइए एक निफ्टी बैंक का सेटअप समझ लीजिए जनाब। एक बार निफ्टी बैंक का 10 डेमा और 200 डेमा प्लेस्ड है 40,033 पर, समझ लीजिएगा। अब आपने 40,000 और 39,500 के बीच के सबसे बड़े कॉलाइटर को बाइसेट कर दिया। सुबह की मॉर्निंग प्लेट लेके आइएगा 6। अगर मैं सिर्फ इस वीकेंड को हटा दूं, बस सिर्फ टेक्सचर पे चलूं और ऑप्शन स्टैट्स पे चलूं और एवरेजेस की प्लेसमेंट पे चलूं, तो याद रखिएगा अबाउ 39,537 जो ट्रेजेक्ट्री खुलती है आपकी, वो खुलती है 200 डेमा और 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री, और वो प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के जोन में। अच्छा मूव आ रहा है इस वक्त बाजार में। एसबीआई काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता हुआ, और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें निफ्टी मेटल अभी भी आप देखिए डी हाई पे फ्लो कर रहा है। हर्षदा एक काम करते हैं, जो ये देखिए ये जो प्लेट है ना 537 के ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री है, जरा प्लीज फिर लेके आएंगे एक बार प्लेट, वो 537 के ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री है दैट्स 739,913, वो 200 डे और 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री है। ये डेली चार्ट्स पे पहले एवरेजेस को रिविजिट करेगा बैंक निफ्टी। ओके,
अब यहाँ से काम करते हैं, ट्रेड से शुरू करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए स्क्रीन पे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की ट्रैजेक्टरी क्या है? डाउ जोन्स फ्यूचर्स जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, थोड़ा सा अगर आप देखें लाल निशान में झूल रहा था, और इस वक्त डाउ जोन्स फ्यूचर्स की ट्रैजेक्टरी है इट्स प्लस बाय 19 पॉइंट्स। मानस, हम एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और 17,117 के ऊपर अगर निफ्टी का क्लोज आ रहा है और 39,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का क्लोज आ रहा है, तो इट्स अ सेकंड कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल डे फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। दैट्स गुड। आपकी राय क्या कहती है, क्या कैरी करेंगे आप? देखिए, आज का जो मूव बैंकिंग में देखने को मिला है, हमें वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट साइन है कि शायद बैंकिंग लीड करेगा आने वाली रैली में। तो बैंकिंग सेक्टर से ही कॉल रहेगा। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करेंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1580 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे एचडीएफसी बैंक का, जो कि 23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करेंगे 14 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपए के टारगेट के लिए। एचडीएफसी बैंक का दरअसल वो एक प्रेफर्ड ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। कई ऐसे ट्रेड्स हम श्योर आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये रीसेंट लिस्टिंग्स एक बार डायरेक्टर साहब वो पैक बनाकर दिखा दीजिएगा। नायका, जोमेटो, पेटीएम, डिलीवरी में ज़्यादा कुछ पिकअप नहीं था, लेकिन नायका अब 4% ऊपर आ गया। आपको याद होगा, ये मेंशन किया था कविता से, अभी अभी ट्रेड हमने लिया। जोमेटो में 3.5% तक की तेजी है, और पेटीएम भी करीब 1-1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा सॉलिड स्ट्रेंथ देखने को मिली है। न्यू लिस्टिंग्स में हेमांग, कुछ इस समय आपने रीसेंट पास्ट में खरीदा है क्या? न्यू लिस्टिंग में स्मॉल 5-10% काइंड ऑफ अ मूव के लिए जोमेटो में हम थोड़े से पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं, पर कोई बड़ा सस्टेनेबल जो मूव है वैसा हमें लगता नहीं है। और ये जो फुटसी की रीबैलेंसिंग है, उसमें शायद नायका के अंदर थोड़ा बहुत मूव आ जाता है बिकॉज ऑफ द हायर फ्लोज, बट फंडामेंटली हमें लगता है कि अभी भी मार्केट इस तरह के जो न्यू एज कंपनीज है, जहां पे वैल्यूएशंस महंगे हैं और जहां पे अर्निंग्स की सरप्राइज की संभावनाएं कम है, अभी भी मार्केट शायद तैयार नहीं है। तो हमारा जो फोकस है वो बीटन डाउन स्टॉक्स, जहां पे अर्निंग्स अच्छी आ सकती है या जो वैल्यूएशंस की जो फैक्टरिंग हुई है वो कुछ ज्यादा हो चुकी है ऑन द डाउन साइड, वहां पे ज्यादा फोकस रहेगा, बजाय इसके कि न्यू एज टेक्नोलॉजी में काम करें। एज टेक्नोलॉजी के लिए छोटे छोटे गेन्स आपको दिखेंगे ऐसे समय। पूरा ध्यान लगाकर तेजी नहीं करनी है, लेकिन आज बहुत बड़ा मूव देखने को मिला एनकाउंटर्स में काफी दिनों बाद, इसीलिए मुझे लगा इनको मेंशन कर दिया जाए। बीटीएसटी में एचडीएफसी बैंक का ट्रेड आ चुका है। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आई थिंक आई गो विद आईसीआईसीआई बैंक। काफी हद तक अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाए तो बैंक भी ले जाए तो भी चलेगा, 40,000 जाना चाहिए, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इन पर्टिकुलर ठीक नजर आता है। 830 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 855 का जोन देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, सब बैंक और बैंक, ये ट्रेड हमने पिक किया था 826 पे, 825 पे, और पिक के साथ किया था कविता जी के साथ। कविता जी, आप भी बैंक की लेंगी या कुछ और है? मेरे दोनों ही लेवल जो मैं इंट्राडे के लिए आपसे डिस्कस की थी वो ब्रीच किए हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने। तो फॉर श्योर ये दोनों काउंटर मानस जी और प्रकाश गावा सर भी आपके साथ डिस्कस किए। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप 840 के कॉल के साथ भी इसको अप्रोच कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 91270 की प्रीमियम अभी चल रहा है। मुझे लगता है 16 या 19 रुपए के टारगेट्स के लिए आप 840 के कॉल के साथ आईसीआईसीआई बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। एल्स जो मुझे लगता है अनदर काउंटर, वो लगता है टाइटन में भी एक अच्छे मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं। तो एज बीटीएसटी 453 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है 2530 के टारगेट्स के लिए टाइटन कैन आल्सो बी द सेफ बैट एज बीटीएसटी ओनली। बीटीएसटी ट्रेड टाइटन पर, लेकिन देखिए बैंक ही फोकस में रहेंगे। एचडीएफसी जो मानस ने बीटीएसटी के तौर पर दिया, और इसके साथ ही आप एचडीएफसी बैंक दिया, और एचडीएफसी जो आपके रेडार पर है 1.5% ऊपर। एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, अभी अभी खबर आई है दोनों एंटिटीज के विलय को लेकर। एनसीएलटी में जो अप्रूवल आना था वो फाइनल अप्रूवल आ चुका है। ये अभी अभी नेटवर्क पर फ्लैश हुआ है, आप भी देखेंगे वो फ्लैश चलता हुआ, और शायद मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि किसी भी मिनट वो अप्रूवल आएगा, और वो तेजी की पोजीशंस काफी बढ़िया तेजी दरअसल इन स्टॉक्स ने आज अपने नाम कर ली है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। हेमांग, फाइनल अप्रूवल आ चुका है। डेफिनेटली हर्षदा, आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन थी ही, बट जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि
एक बार ये सारी प्रोसेस खत्म होती है तो उसकी जो वेट है MSCI के अंदर वो बढ़ जाएगी और उसके चलते हुए लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का जो इनफ्लो है वो HDFC बैंक HDFC लिमिटेड के अंदर आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और अगर आप देखें तो ये सारे जो फॉल के अंदर HDFC बैंक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्मर रहा था, तो हमें लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल डेफिनेटली है। याद रखिए अप्रैल पिछले साल ये दरअसल अनाउंस किया गया था मर्जर। ऑफ कोर्स वो औपचारिकताओं में NCLT की तरफ से फाइनल अप्रूवल आना था। मर्जर रेशियो के लिहाज से अगर आपके पास 42 शेयर है HDFC बैंक के, आपको इनफैक्ट मिलेंगे फॉर 25 शेयर्स ऑफ HDFC। पोस्ट मर्जर HDFC बैंक आपको दिखेगा और यहाँ पर 100% ओन पब्लिक शेयर होल्डर्स और साथ ही साथ HDFC करीब 41% स्टेक रखेगा HDFC बैंक में। ये वो मर्जर के बाद स्थिति उभर कर आएगी, लेकिन ये बड़ा दरअसल अनाउंसमेंट जिसका मार्केट इंतजार कर रहा था ये लगभग तय था। बस वो फाइनल अप्रूवल जो आप कहते हैं ना कि बस आपने डॉक्यूमेंट बनाया उस पर हस्ताक्षर बाकी थे, तो अब वो मोहर आ गई है, NCLT ने मंजूरी दे दी है। अब ये प्रोसेस किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जैसे गौरा यहाँ पर हेमांग कह भी रहे हैं कि फ्लोज कितने आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है और वेटेज कितना रहेगा MSCI में वो इम्पॉर्टेंट है। अब वो नया ट्रिगर और अगला ट्रिगर फैक्टर रहेगा। HDFC पर कोई ताजा ट्रेड इस समय राजेश सातपुते, क्या ये एक BTST सौदा रह सकता है? हर्षदा जी डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरह से ये डाइवर्जेंस दे रहा है यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले तो डेफिनेटली है। सामने कहाँ तक जाएगा यानी रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जो जितने भी चार्ट्स है ये लोअर एंड से जो घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली लोअर एंड से घूमेंगे तो ऊपर में कहीं कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनता है 2622 के आसपास, 2625 लेके चले। सो HDFC लिमिटेड की जो बात कर रहे हैं हम लोग 2580 के ऊपर इसका बाय बनेगा, 2565 का स्टॉप लॉस रहेगा। हर्षदा जी रही बात मेरी BTST की, तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट जिसका मैंने जिक्र किया था उसमें अगर किसी को ऑप्शन लेके जाना है, क्योंकि फ्यूचर का लेवल तो ऑलरेडी दिया है मैंने, तो 7300 का कॉल ऑप्शन 125 पे है, इसे बाय करे, 100 का स्टॉप लॉस सेट करे, 170-175 का टारगेट लेके इस अल्ट्राटेक के 7300 का कॉल ऑप्शन लेके आप घर जा सकते हैं। आपके लिए अल्ट्राटेक पर भी 7300 का कॉल, ये BTST ट्रेड और ऑफ कोर्स HDFC अनडाउटेडली एक तेजी का ट्रेड है। ये प्रदीप पोचंदानी आपका ट्रेड की तरफ से रेलवे सेगमेंट में जो वर्क करती है राइट्स लिमिटेड, उस पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉक में पिछले दिनों करेक्शन देखने को मिला जहां पे 34 DMA का सपोर्ट लेके ये आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो 358 359 के करंट रेट पे इसको रेकमेंड करेंगे। 348 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 372 के टारगेट रहेंगे और ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। राइट्स में करीब 4% तक की तेजी इस समय और ये एक BTST ट्रेड आपने सुझाया। अग्रवाल साहब आपने कुछ निकाला है खास ट्रेड? देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ जाना चाहिए। टेक्सटाइल, पेपर और रियल एस्टेट ये 3 प्ले हैं इसमें। पहले सिर्फ लैंड बैंक के नाम से जाना जाता था, पर्टिकुलर रियल एस्टेट में आ गया। बिरला एस्टेट जो इनकी सब्सिडियरी है, 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने बेंगलोर में एक नई लैंड खरीदी है जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे है और वहाँ पर अच्छी बुकिंग्स आने की संभावना है। पेपर में इनका एक्सपेंशन लगभग पूरा हो गया है, नंबर्स वहाँ से भी अच्छे आते हुए नज़र आएंगे। टेक्सटाइल्स अच्छा काम कर ही रहा है। मुझे लगता है 900 950 से ये गिरता हुआ स्टॉक 670-80 में आ गया है। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। थोड़े से 3 से 6 महीने की अवधि का नज़रिया रखें, 800 800 का टारगेट रख सकते हैं। चलिए अगर आप देखें यहाँ पे कॉल्स तो सारी पूरी हो गई और राजेश अग्रवाल जी का सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये भी अगर आप देखें करीब 674 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, हम क्लोजिंग अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं। बस निफ्टी की अगर क्लोजिंग किसी भी तरीके से शायद 17,100 के ऊपर आती तो अच्छी होती, बट ठीक है। अगर आप देखें क्लोजिंग में हमें ट्रेड्स अच्छे मिले, बैंकों में स्पेशली, और ऑप्शन ट्रेड्स अच्छे मिले। अब एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक बार ब्रेथ को देख लेते हैं कि क्या इस क्लोजिंग के पीछे ब्रेथ बहुत अच्छी थी कि नहीं थी। थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करते हैं। लिखा डॉक्टर साहब जरा मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्टिंग। अगर आप इस आंकड़े को देखें, जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये 90 लॉन्ग्स, दैट्स गुड। मेटल्स देखिए आखिरी में चाइना से आती हुई खबरों का अगर आप देखें इम्पैक्ट पड़ा।
DLF सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकला है स्टॉक। सेल, आदित्य बिरला कैपिटल, HCL टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, इन सभी काउंटर्स में आज अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप था। लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग टेलेक्ट डिजाइन में, JSPL में, वेदांता में, हिंडाल्को में, नवीन फ्लोरिन में। केमिकल्स और मेटल्स इनमें अच्छा मूव था, क्लोजिंग के वक्त अच्छा मूव था और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग दिखे गए यहाँ पर। उसके बाद जरा लिखे आइए शॉर्टिंग का प्रेशर कहाँ पे था और लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर कहाँ पे था। इसमें शॉर्टिंग थी बायोकॉन में, M&M फाइनेंशियल्स में, जैसीमेंस में, डॉक्टर लाल पैथले में, पेट्रोनेट में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी बर्जर पेंट्स में। कल के स्विंग को करा देखें, इसने कुछ सरेंडर किया, सेम इज देखिए HPCL। शुक्रवार आते आते यूनाइटेड स्पिरिट्स बैकफुट पे आ गया थोड़ा सा, अगर आप देखें गमगीन था माहौल इसको देख के। बाकी IEX यहाँ पर भी आप देखें जो प्रॉफिट्स थे यानी लॉन्ग्स थे वो कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। मैं अगर सेक्टोरल रुझान देखूँ, ये एक मिक्स्ड रुझान था। अगर आप लॉन्ग को देखें तो बैंकिंग में कहाँ हुआ 2% बिल्डअप था विद 0.7% प्राइस हाइक। आई थिंक यहाँ पे बंधन बैंक में थोड़ी बहुत लॉन्ग थी। सबसे अच्छी अगर एक कमांडिंग पोजीशन में किसी में लॉन्ग थी तो मैं जिससे इंप्रेस हुआ दैट वाज ICICI बैंक 1.4% और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 3.2% का बिल्डअप था। ये रही बात बैंकिंग की। उसके बाद आइए और कुछ काउंटर्स या फिर सेक्टर्स जहाँ पे आज काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग देखे गए। एक सेकेंड, बैंकिंग के बाद एक बार केमिकल बास्केट को और देख लेते हैं। केमिकल बास्केट उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी आज शॉर्ट कवरिंग देखी गई और फ्रेश बाइंग देखी गई। हर्षदा, एक बहुत तगड़ा मूव आज मार्केट्स में देखने को मिला है और एक वॉलेटाइल हफ्ते की क्लोज जो है एक पॉजिटिव साइड पर 100 पॉइंट ऊपर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन निफ्टी बैंक देखिए 500 पॉइंट ऊपर। अच्छा, ऐसे दिन फिर खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता का भी ऐलान हो जाए, जहां पर फ्राइडे आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले। पहले 2-3 दिन तो वो दबाव का ही मार्केट था, ऊपरी लेवल से मार्केट लगातार फिसल रहा था, 17,000 भी स्लिप होता हुआ दिखाई दिया और फाइनली जो रिटर्न्स आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स हमारे जानकारों ने इस हफ्ते पिक किए, लेकिन 22.5% तक का इजाफा आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में था। अमित सेठ 12.5% के रिटर्न्स दिखाकर दूसरे स्थान पर, रत्नेश गोयल करीब 9% के रिटर्न्स दिखा चुके हैं। एक समय ऐसा था जहां पर आशीष और रत्नेश की कांटे की टक्कर थी, एकदम इक्वल रिटर्न्स दे रहे थे और अमित स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अमित ने भी एक बहुत तगड़ा कमबैक दिखाया। आशीष लेकिन विनर आप हैं, 22% तक का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में बना है। कांग्रेचुलेशंस। और आपके इनफैक्ट पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स भी जो आउट परफॉर्मर्स हैं वो स्क्रीन पर हैं। आपका एम्फेसिस, आपका JMR एयरपोर्ट, कल्याण ज्वेलर्स, इन सब में काफी बढ़िया ट्रेड्स बनते दिखाई दिए। ये बताइए अब यहाँ से आगे अगले ट्रेड्स के लिए, अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेड्स आप लेकर जाएंगे? इन्हीं काउंटर्स में से कुछ खास दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा जी। देखिए, एक आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे जीत के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक ये बताता है कि जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं और मेथड यूज कर रहे हैं काफी अच्छे से चल रहे हैं ऐसे बाजार में भी। और इस हफ्ते में सारी पोजीशन जो थी वो बाय साइड पे थी, जो कि काफी रिस्की थी, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। कल्याण ज्वेलर्स जो है वो मैं कैरी करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी करीबन मेरे ख्याल से 11-12% ऊपर है वो स्टॉक और बहुत अच्छा मूव दिया है। मेड लाइफ अगर आप देखें, हमने तो बुक कर लिया था प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा चला है। मेड प्लस की बात कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल काफी अच्छे स्टॉक्स है जो चुनिंदा स्टॉक से बाइंग देखने मिली है। और अभी निफ्टी थोड़ा सा संभला है, 17,080-90 के आसपास क्लोजिंग आते हुए नजर आ रही है। तो लगता है आने वाले वीक में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, 17,250, 17,300 के आंकड़े हम शायद निफ्टी पे देख पाए और ऐसे में अच्छे स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम जारी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप पे नजर बनाए रखनी होगी, चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग मिलेगी और यहाँ पर अच्छा मूव ऊपर में मिल सकता है जब तक निफ्टी 16,900 के ऊपर इंटैक्ट रहता है। 16,900 के ऊपर जब तक निफ्टी इंटैक्ट है तो तेजी का ट्रेड बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर आशीष, जो आप खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते के बने हैं। बहुत ही बढ़िया प्ले देखने को मिला है। अच्छा, इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 17,096 के आसपास क्लोज। निफ्टी बैंक ज्यादा कंट्रोल में, जहां पर आज सुबह में इसमें ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही थी। मानस, जो वीकनेस की बात हमने इस पूरे हफ्ते की थी, कई सारे, ये कल ही दोपहर में आप लोगों ने वो शॉर्ट की पोजीशन कवर करना शुरू की है। ये बताइए, क्या अब लॉन्ग्स में उतर आए हैं इंडेक्स में लार्जली, और जो निफ्टी बैंक में रिवर्सल आया है वो क्या कॉन्फिडेंस देता है अगले हफ्ते तेजी की पोजीशंस रखने के लिए, या फिर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस तो 2 बजे के बाद ही आ गया था, जब बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 39,200 था
उसको ब्रीच किया था। अब अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें, 60 मिनट चार्ट पे जाइए और आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो वहां पर क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसको देख के ये लग रहा है कि शायद आने वाला जो वीक होगा उसमें कम से कम 1000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल से भी 1000 पॉइंट की रैली का मतलब हो गया 40,500 से लेकर 40,700 तक की रैली हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव व्यू है और सेम पैटर्न्स निफ्टी में भी बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर नेकलाइन अभी तक ब्रीच नहीं हुई है। मेरा समझना है कि यहाँ पर भी आपको अगले हफ्ते करीब 300 से लेकर 400 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो 17,400 से 17,500 तक के स्तर अगले हफ्ते निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी रैली हम अगले हफ्ते देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पता है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग बड़ी अच्छी करा रहा है आजकल, मजा आ रहा है। लेवल टू लेवल अगर आप देखें ट्रेड्स हो रहे हैं। चलिए एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए प्लीज। आप 50 मिनट चार्ट्स को आकलन कीजिए, बड़ी अच्छी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हो रही है। जैसी कोलैप्स हुआ 380 से सुबह 39,380 से गया एग्जैक्टली, अगर आप देखें 38,935 टेस्ट करके आया, वहां से फिर ओवरशूट करके गया, 380 स्ट्राइक किया, जैसे अगर आप देखें हुआ निकल गया। 739 एक लेवल है जो शायद अगर आप देखें ये स्ट्राइक कर जाए, अभी कुछ देर में कर भी देगा मेरे ख्याल से, बट इट्स ए स्ट्रॉन्ग क्लोज फॉर निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अगर आप यहाँ क्लोज होता है तो आप बहुत क्लोज होंगे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। और फिर कहूँगा अगर आपने निफ्टी की उस कॉल को बुक नहीं किया है, अगर आप ओवरनाइट रिस्क ले सकते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज 140-155 के आसपास हमने वो बुक करी है। बट ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन यानी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने वाला इंडिसेस का जोन है। चलते हैं इस जोन को और बारीकी से समझने के लिए हर्षदा के पास वॉल पर। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, आखिरी 1.5 मिनट वीरू, और बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। जो आप कह रहे थे कि तहजीब से बार बार FIIs बिकवाली कर रहे हैं, आज तहजीब से किसी ने तो खरीदारी की है। 17,100 के लेवल्स पर 127 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स आता हुआ। निफ्टी बैंक वेके ये आज का स्टार परफॉर्मर है, 540 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली। और जहां पर सबसे ज्यादा डर था कि TCS के मैनेजमेंट चेंज का मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, वहां पर भी आप निफ्टी IT देखिए 300 पॉइंट ऊपर। TCS शांत क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है 3171 के आसपास। लेकिन आप बाकी IT कंपनियों में देखेंगे तो इन्फी, HCL टेक, आपके KPIT सब में काफी तगड़े गेंस देखने को मिले। तो निफ्टी IT दरअसल फ्लेवर में था। लेकिन आज जाते जाते जो खबर आई है HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को लेकर NCLT की तरफ से अप्रूवल आ गया, उसका देखिए फायदा 1.5% ऊपर 1576 के आसपास HDFC बैंक जाकर टिका है। और HDFC में भी करीब 2% तक के गेंस 2577 के लेवल्स यहां पर देखने को मिले। ये बड़े मूव्स रहे हैं आज के, और ऑफ कोर्स फॉलो थ्रू हम बाकी बैंकों में देख ही रहे थे। निफ्टी बैंक आज पूरी तरह से कमांड में करीब 500 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिक रहा है। एक दो और काउंटर्स थे जहां पर खबरें आई, हाल याद रखिएगा, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए हैं क्योंकि लार्जर मार्केट और बैंकों पर इतनी ज्यादा चर्चा हो गई। 3% तक का इजाफा, बहुत मजबूत ऑर्डर्स दरअसल इनके हाथ आते हुए, जो सरकार की तरफ से जो हाल ही में DSC का ऑर्डर आया है उसका बड़े पैमाने पर इनको मरीन चॉपर्स डिलीवर करने होंगे, उसका फायदा करीब 3% इस स्टॉक ने आज एंजॉय किया है। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, जहां पर आपको काफी दिनों बाद ज्यादा हरियाली दिखाई देगी। धीरे धीरे करके यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई मार्केट में। HCL टेक आज का टॉप परफॉर्मर। ऑफ कोर्स मेटल काउंटर्स को हम भूल नहीं सकते। सेकंड हाफ में जो खबर आई कार्यक्रम के दौरान कि चाइना अपना रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट बैंकों में कम कर रहा है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। उस RRR में ये पॉजिटिव रहता है क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करना चाहते हैं। ऐसी खबर जब भी आती है मेटल्स रैली करते हैं। तो हिंडाल्को 3% ऊपर, टाटा स्टील में 2% की तेजी, वहां JSW स्टील भी 2-2.5% ऊपर। आज हमने देखा है अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। UPL पॉजिटिव साइड पर, FMCG कंपनियों में भी नेस्ले 2% ऊपर। तो टाटा कंज्यूमर बहुत दिनों बाद 708 के लेवल्स पर आया, यहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डीज हो, आपका अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट हो, वहां पर इंटरेस्ट, भारतीय एयरटेल में अच्छी खासी खरीदारी। जो नहीं चला और जहां पर दबाव था किसी वजह से, आयशो में हमने देखा है सेकंड हाफ में अच्छी खासी बिकवाली। कुछ स्टॉक्स जहां पर पिटाई हुई है वो है ITC, क्योंकि भारत ETF में यहां पर वेटेज थोड़ा सा कम होगा तो प्रेशर रहेगा। साथ ही मारुति जैसे काउंटर्स, आपके NTPC, पावर ग्रिड के साथ भी वो भारत ETF वाला थोड़ा सा फैक्टर था जहां पर हमने देखा हल्का हल्का प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे एक काफी कह सकते हैं ना उठापटक, टर्मोइल वाला हफ्ता रहा ट्रेडर्स के लिए। लेकिन हम एक पॉजिटिव क्लोज दिखा रहे हैं 17,125 पर।
139 अंकों की बढ़त। और आज देखिए हमने तो एक बार भी अमेरिकी बाजारों का हाल नहीं देखा, क्योंकि वहां से हमारे खुद मार्केट्स में इतनी सारी खबरें थी और इतना कॉन्फिडेंस लौट कर आया। तो ये फिलहाल आज आपके लिए मार्केट का रुझान है। सीधा सौदा में क्या हुआ है वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच का ये जो मुकाबला रहा, इसमें आई बेग योर पार्डन, यतिन और नीरज के बीच का मुकाबला हैल, GMR एयरपोर्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और RVNL, सारे तेजी वाले ट्रेड्स जो यतिन ने आज आइडेंटिफाई किए। नीरज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन से स्टॉक्स इन्होंने पिक किए, कहां पर सबसे ज्यादा कमाई हुई? तो जुबलेंट फार्मोवा, ग्लेनमार्क लाइफ, श्याम मेटालिक्स और कल्याणी स्टील्स, ये वो काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। क्योंकि मुझे याद आया अमेरिकी बाजार का हाल देख लेते हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम शांत है, 3 पॉइंट ही ऊपर। ये डाउ फ्यूचर्स मेरे स्क्रीन पर तो अनचेंज दिखा रहा है, पता नहीं। डाउ फ्यूचर्स अपडेट, हाँ 1 पॉइंट, एकदम फ्लैट है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आज पूरा परफॉर्मेंस तो आज भारतीय बाजारों में ही देखने को मिला। और ऑफ कोर्स आपका यूरोपीय बाजार भी अच्छे नोट पर जाकर क्लोज दिखा रहा है, क्लोज दिखाने की उम्मीद है। जर्मनी, फुटसी, फ्रांस, सब में खरीदारी देखी जा रही है। वीरू, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा हरकत थी मार्केट में, आप कह सकते हैं रोलर कोस्टर राइड। वहाँ से ऊपर से सीधे फिसलते फिसलते फिर से ऊपर की तरफ आ गया। मैं उम्मीद करी अब यहाँ से वो चाल बस तेजी की तरफ ही रहे। लेकिन हाँ, अगला हफ्ता इम्पोर्टेंट है क्योंकि 22 तारीख को FOMC की बैठक और रेट हाइक का इंतजार तो मार्केट को रहेगा। आप देखते हैं क्या फैसला आता है। उस 22 तारीख की उस बैठक के जो चुटकुले हैं ना हर्षदा, वो सोशल मीडिया पे पहले से ही फ्लोट कर रहे हैं। गुरमीत चड्डा जी के जरा हैंडल पे जाइएगा, जाके पढ़िएगा, बहुत शानदार एक चुटकुला है। खैर, वो कहते हैं ना, शुक्र है शुक्रवार है। और अच्छी बात यह है कि ये शुक्रवार पिछले शुक्रवार से शानदार है। यही उम्मीद करते हैं कि अगला शुक्रवार और शानदार हो। सोमवार को होगी मुलाकात हर्षदा मेरी, आशीष और होपफुली नीरज की, ये आशीष की, मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।